अध्याय 1111 सपने हकीकत 5। यह खामोश था। यहाँ तक कि द्वितीय प्राइमल सॉवरेन का घाव अधिक ठीक हो जाने पर आवेग तरंगे भी अस्तित्वहीन हो गईं। सपनों की दुनिया शांत थी, उसमें रहने वाले बेजान जीव समय के साथ जम गए थे। इस स्थान का कार्य कमजोर हो रहा था, क्योंकि इसका पूरा उद्देश्य संत सम्राट के मन की विनाशकारी ऊर्जा को समाहित करना और उसे तरंगों में बाहर निकालना था। डेमियन ने चुपचाप शून्य मन को प्राणी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। इस समय वह घंटों से ऐसा कर रहा था। पिछली बातचीत लगभग 30 मिनट के बाद समाप्त हो गई और डेमियन ने तब से एक शब्द भी नहीं बोला है। अभी उन्हें अपने लिए समय निकालना था। सपने और हकीकत, आखिर वे इतने अलग क्यों थे? सपने वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। वे वास्तविकता के आधार पर किसी की इच्छाओं का कल्पनाशील चित्रण कर सकते हैं, जो सपनों की दुनिया का एक अल्पकालिक प्रतिबिंब है। फिर भी वास्तविकता किसी के सपनों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती। कटे हुए विश्व का अस्तित्व एक कारण से जादुई था। डेमियन के सपने थे। उसके ऐसे सपने थे जिनके बारे में उसने आज तक कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वास्तविकता को पता चले कि वह क्या योजना बना रहा था। क्योंकि जब भी उसने अपने सपनों को आवाज दी, उसी वास्तविकता ने उसे कुचल दिया। उनका प्रश्न लोडेड था। क्या ब्रह्मांड मर रहा था? उसके पूछने का आशय यह था कि क्या यह अपरिहार्य था? और प्राइमल सॉवरेन ने बिल्कुल भी मददगार उत्तर नहीं दिया। जिसे अंत माना जा सकता है वह शुरुआत भी हो सकता है। उसने उन शब्दों पर दोबारा विचार किया। तो आखिर में क्या यह अपरिहार्य था? अंत को आरंभ मानने के लिए अंत को पहले आना होगा। डेमियन और बाकी सभी ने अब उनके पास जो कुछ था उसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। नई शुरुआत या इस तरह की किसी भी चीज के बावजूद क्या वह अंत जो इसे चिह्नित करता है, उनसे सब कुछ नहीं ले लेगा? द्वितीय आदिम संप्रभु ने एक बार एक सपना देखा था। दुनिया की परेशानियों से अलग अपनी रचना के परिवार के साथ खुशी से रहने का सपना। लेकिन वह सपना एक अपरिहार्य वास्तविकता ने उससे छीन लिया। हसन के साथ भी यही हुआ। एज़्योर ड्रैगन के साथ भी यही हुआ। अलारिक के साथ भी यही हुआ। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सत्ता के हर चरण में डेमियन की मुलाकात अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से हुई, जिसे उन्होंने प्रेरणा के रूप में लिया। ये प्राणी अपनी आखिरी सांस तक अपने सपनों के लिए लड़ते रहे, लेकिन वास्तविकता ने फिर भी उन पर कब्जा कर लिया। उनमें से अधिकांश मर चुके थे और दूसरा आदिम संप्रभु। डेमियन ने कहा, प्राणी का रवैया उसके अस्तित्व की प्रकृति के कारण बाकियों से अलग था, लेकिन डेमियन अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर आशावादी नहीं था। आखिरकार उसका मूल मिशन केवल दूसरे प्राइमल सॉवरेन को ढूंढना नहीं था, बल्कि उसकी मदद लेना था। फिर भी जानवर ने न केवल 5वें प्राइमल सॉवरेन डेमियन के मूल बातचीत बिंदु का एक बार भी उल्लेख नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान वर्तमान स्थिति के विषय को भी टाल दिया। डेमियन स्तंभ था। मेरे सभी पूर्ववर्तियों ने या तो हार मान लिया मर गए। अपने आदर्शों के अनुसरण में उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। यह एक क्रूर दृष्टिकोण था, लेकिन फिर भी सत्य है। यदि उनमें से किसी ने भागने और चुपचाप रहने का फैसला किया होता, तो वे बच जाते और वास्तविकता को स्वीकार करते हुए संभवतः खुशी से रहते। इसमें हसन भी शामिल था। यदि उसने कभी अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं किया होता, तो वह डेड स्टार पर छोड़े जाने के बाद भी सुरक्षित रूप से रह सकता था। मुझे इस तरह के तर्क से नफरत है। ये उसके विचार थे, लेकिन डेमियन किसी से भी बेहतर जानता था। वह कभी भी सुरक्षित मार्ग नहीं अपनाएगा।
वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बाहरी ताकतों ने कहा कि यह असंभव है। क्योंकि उसके दिमाग में यह तब तक असंभव नहीं था जब तक कि उसने यह तय नहीं कर लिया कि यह होगा या मर जाएगा। फिर भी वास्तविकता का भार उसके कंधों पर था। इसने उसके सपनों को कुचलने और उसे सुरक्षा के रास्ते पर धकेलने की कोशिश की। उसके पास एक था। उसके पास अभयारण्य था। यदि वह थेवेल से सेवानिवृत्त हो जाता और रियल प्लेन में कभी नहीं लौटता तो वह बाकी लोगों के लिए सुझाया गया सरल और पूर्ण जीवन जी सकता था। ये सभी विचार एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या ऐसा संभव है? क्या वह अपनी क्षमताओं से बाहर सपने देख रहा था या उसे अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प पर भरोसा करना चाहिए? क्या उसे ब्रह्मांड को बचाने की कोशिश करनी चाहिए या उसे अपने रास्ते पर चलना चाहिए? क्या मैं काफी मजबूत हूं? एक प्रश्न डेमियन ने आज से पहले स्वयं से कभी नहीं पूछा। आखिरकार उन्हें इस पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उसका उत्तर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत देर हो चुकी है। यदि वह अब पीछे मुड़ा तो उसने अब तक जो कुछ भी बनाया था उससे वह मुंह मोड़ लेगा। वह ऐसा करने को तैयार नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस रास्ते पर चलते हुए उसने अपने शरीर के भीतर जो साम्राज्य बनाया था और जो संबंध बनाए थे वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। वास्तविकता कठोर है। सच्चाई कड़वी है। लेकिन अगर मैं इसे अपने ऊपर हावी होने देता तो मैं खुद को कालकोठरी में ही मार देता। उन्हें स्थिति को देखने का नजरिया बदलना पड़ा। उसे और ठंडा होना था। उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। उसकी आंखें एकाग्र हो गईं। अगर यह संभव नहीं है तो मुझे बस इसे मजबूर करना होगा। उसे याद रखने में थोड़ा समय लगा। वह अब स्वयं का यह संस्करण नहीं था। उसका वह संस्करण जो ग्रैंड हेवंस सीमा में फिर से प्रवेश करेगा। मेरा वह संस्करण यह कर सकता है। वह डेमियन जिसके पास अब कोई वजन नहीं था जो उसे नीचे खींच रहा था और वह अपनी शक्ति का पूरा उपयोग कर सकता था। वह डेमियन जो ब्रह्मांड की सच्चाइयों को लगभग हर किसी से बेहतर समझता था। वह डेमियन यह कर सकता था। ठीक है। उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा लेकिन उसका मन अब स्थिर था। उसे लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अनावश्यक रूप से चिंता कर रहा था, लेकिन उसकी चिंताएं पूरी तरह से वैध थीं। एक अकेले आदमी के लिए पूरे ब्रह्मांड का भाग्य ढोना कब से तर्कसंगत था, विशेष रूप से जब उस ब्रह्मांड में इतनी सारी अन्य प्रतिभाएं थीं। तो ऐसा क्यों लगता था कि वह एकमात्र व्यक्ति था जो बदलाव ला सकता था? उसे कभी भी दुनिया का बोझ महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी यह सोचना बंद नहीं किया कि उसके पास क्या है। वास्तविकता को समझना और उन सपनों को स्थापित करना जिन्हें वह प्रभावित करना चाहता था, दोनों महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इन दोनों चरणों से गुजरने के बाद, अपने कार्यों के परिणाम और लाभ दोनों को समझने के बाद, वह अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर सकता था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास अन्य विकल्प क्या हैं, नहीं इससे कोई फर्क पड़ता है कि वह क्या करना चाहता है। मुझे एक भूमिका निभानी है। वह विशेष था, लेकिन वह उतना विशेष नहीं था। उसका भी इस ब्रह्मांड में एक स्थान था। इसलिए जब तक वह यह सब खत्म नहीं करना चाहता था, उसे वह भूमिका निभानी थी। डेमियन मन ही मन मुस्कुराया। मैं इस तरह की स्थितियों में हमेशा खलनायक बन सकता हूं, लेकिन यह वास्तव में मेरी पहचान के खिलाफ है। खलनायक का अभिनय करना बहुत कठिन है, मेरे काले अतीत की सभी यादों के बावजूद। वह थोड़ा हंसा और सिर हिलाया। प्राइमल सॉवरेन का अवतार शरीर लगभग ठीक हो गया था, और हालांकि डेमियन को वास्तव में इसकी स्थिति का पता नहीं था, उसका काम लगभग पूरा हो गया था।
आत्मनिरीक्षण के उस दौर के बाद उनका मन तरोताजा महसूस कर रहा था। जो चीजें उसे छाया से जकड़ रही थीं, उन्हें प्रकाश में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया था। वह खड़ा हो गया और अपना शरीर फैला लिया। क्या फिर हम मुख्य कार्य पर पहुंचें? उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, फिर भी वाह! एक प्राणी चरम पर साकार हुआ। बोलते समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह डेमियन और दूसरे प्राइमल सॉवरेन के बीच में दिख रही थी। हेलो, क्या अब प्रवेश करने की मेरी बारी है? अध्याय 1112 सपने हकीकत 6। हेलो, क्या अब प्रवेश करने की मेरी बारी है? जब डेमियन ने उसे देखा तो उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने जल्द ही मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। तुम यहां कैसे मिला? मैं चला। कब? हम अभी? पफ! डेमियन ने अपनी खर्राटे छुपाने की पूरी कोशिश की। समय बहुत उत्तम था। यह महिला निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से देख रही थी और उसने उस समय को चुना जब डेमियन और प्राइमल सॉवरेन प्रकट होने के लिए अच्छी स्थिति में थे। के अलावा आप इस समय काफी निराश होंगे। बहुत। बिना एक भी शब्द कहे इस तरह की बाधा कौन खड़ी करता है? क्या आपको कम से कम इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए? मुझे क्यों करना चाहिए? क्या यह सिर्फ बुनियादी शिष्टाचार नहीं है? आह! लेकिन यह एक ऐसी जगह है जहां कोई और प्रवेश नहीं कर सकता। फिर भी आप यहां हैं। च महिला ने डेमियन पर घृणित दृष्टि डाली और मुहर सिकोड़कर मुड़ गई। यह एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जिसकी किसी व्यक्ति से कभी अपेक्षा नहीं की जा सकती। आखिरकार जब तक डेमियन उसे जानता था, तब तक वह मृत अवस्था में थी। ठीक है, वह महिला जो रहस्यमय तरीके से सपनों की दुनिया में बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह अभिनय करती हुई दिखाई दी, वह कोई और नहीं बल्कि सिया थी। या क्या उसकी पहचान सचमुच इतनी सरल थी? तुम्हें कब पता चला? उसने पीछे देखते हुए पूछा। डेमियन ने कंधे उचकाए। जो हिस्सा? दोनों। जब मैंने अपना बैरियर स्थापित किया तो मुझे पता चला कि आप यहां थे। जहां तक दूसरे भाग की बात है, शायद तब जब हम पहली बार मिले थे। कैसे? मैं एक धोखेबाज व्यक्ति हूं, आप जानते हैं। यह कैसा धोखा है? हाँ, यह इतना आसान नहीं है। सिया हताशा में परेशान हो गई। मुझे यह पसंद नहीं है कि आप इसमें कितने अच्छे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किस लिए? हम नाटक करते रहो। डेमियन मुस्कुराया। जिस तरह से वह अभिनय कर रही थी, उससे उसे भी पता चल गया था कि अब तक उसे उसकी पहचान का पता चल गया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। वह कैसे कर सकती थी? भले ही यह सिर्फ एक अवतारी शरीर था, यह एक चरम विशेषज्ञ का अवतार था। उसने जो योग्यताएं प्रदर्शित कीं, वे अचूक मानी जाती थीं। फिर भी डेमियन के लिए यह कुछ भी नहीं था। जब तक वे मिले, उसने पहले ही शून्य को खोल दिया था, जिससे उसे कई क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति मिली जो पहले प्रतिबंधित थीं। जिनमें से एक उनकी धारणा थी। चूंकि आप पहले से ही यहां हैं, इसलिए अगले भाग में मदद करें। मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूं। क्या ऐसा कुछ आपको उस व्यक्ति के रूप में कहना चाहिए जिसने ऐसा करने का निर्णय लिया है? क्या यह कुछ ऐसा नहीं है जिस पर आपको उस व्यक्ति के रूप में विचार करना चाहिए था जिसने मुझे काम पर रखा था? सिया, नहीं। प्रिज्मेटिक सन होली लैंड के पवित्र मास्टर आयरिसिया ल्यूमिनस ने जवाब देने की क्षमता के बिना ही नाक में दम कर दिया। डेमियन ने लगभग तुरंत ही अपनी पहचान का पता लगा लिया, अपनी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि अपनी गलती के कारण।
जो मन उसने उसे दिखाया, उसका आंशिक सार्वभौमिक नियम, उसने इसे तब महसूस किया था जब वह उससे पहली बार मिला था। यह वास्तव में उतार चढ़ाव था जिसने उसे उसकी आभा में खींच लिया और उसे मोहित कर लिया। ब्रह्मांड में संभवतः कोई अन्य व्यक्ति नहीं था जो इसे पहचान सके, खासकर जब उसने इसे छुपाया था। लेकिन डेमियन बाकियों की तरह नहीं था। इतना तो स्पष्ट था। उसके एक्सप्रेशन देखना मजेदार है। मुझे लगता है कि वह अधिक स्वतंत्र रूप से अभिनय कर रही है क्योंकि यह उसका मुख्य अंग नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि आयरिस शुरू से ही एक दयालु व्यक्ति थे। आखिरकार जब वे पहली बार मिले तो उसे बच्चा कहकर संबोधित करने का उसका सहज और थोड़ा संरक्षणवादी तरीका तब काफी बदल गया जब उसने उसका चेहरा देखा। वह अब एक बुजुर्ग की तरह नहीं बल्कि एक बराबर की तरह बात करती थी। यह थोड़ा हास्यप्रद भी था कि वह यहाँ दिखी। क्या वह शुरू से ही द्वितीय प्राइमल सॉवरेन को व्यक्तिगत रूप से लाना चाहती थी, या वह सिर्फ उसके लिए आई थी? उसे रोको, दिमाग। हम अब निचले स्तर के लोगों के विचारों का मनोरंजन नहीं कर रहे हैं। जब रोज ऐसा करती है तो और अधिक मजा आता है। डेमियन ने अपने निष्क्रिय विचारों को त्याग दिया और स्थिति पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। आयरिस से बात करना एक बात थी, लेकिन उन्हें पहले एक काम पूरा करना था। वास्तव में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका उद्देश्य बहुत पहले ही समझ चुका हूं। मजाक करने वाले जोड़े के बीच एक रास्ता मिलने पर अंततः द्वितीय प्राइमल सॉवरेन ने खुद को बातचीत में शामिल कर लिया। उनकी आंखें आश्चर्य से उसकी ओर घूम गईं। बच्चे, तुम्हें उसका वंशज होना चाहिए। आयरिस ने सम्मानपूर्वक अपने शरीर को झुकाते हुए सिर हिलाया। यह सही है, वरिष्ठ। मैं आयरिसिया ल्यूमिनस प्रिज्मेटिक सन होली लैंड का वर्तमान नेता हूं। जैसा कि अपेक्षित था, उनका वंश जारी है। प्राइमल सॉवरेन की आंखें हल्की सी बंद हो गईं और पुरानी यादें ताजा हो गईं। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, बच्चे? आयरिस ने तुरंत अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, वरिष्ठ। इस स्थान में प्रवेश करने से पहले मुझे आपकी चोट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उस औचित्य के बिना भी मैंने और मेरे पूर्ववर्तियों ने आपके निर्णय को समझा और इसका सम्मान किया। हम अपने उपकारक के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संप्रभु ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी नजर डेमियन की ओर गई। मुझे इस बारे में एक अजीब एहसास है। मैंने इस बच्चे को कुछ समय तक देखने के बाद अपना निर्णय लिया। मैंने अपनी चोट के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण बाहरी दुनिया के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। मुझे डर था कि मेरे दुश्मन मेरा शिकार कर लेंगे, और इससे भी अधिक मुझे डर था कि मेरी उपस्थिति ब्रह्मांड में अजेय शक्तियों को आकर्षित करेगी। अब भी मुझे डर लगता है। मुझे उस दुनिया का सामना करने और उसकी वर्तमान स्थिति देखने से डर लगता है जिसे मैंने एक बार त्याग दिया था। आदिम संप्रभु ने आह भरी। उन भावनाओं में से जो मैंने उनसे सीखी, यह एकमात्र ऐसी भावना है जिसे मैं पचा नहीं सकता। डेमियन और आयरिस चुपचाप उनका भाषण सुनते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वह इसे लेकर कहां जा रहा था। उनके पास यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि उसके शब्द सकारात्मक थे या नकारात्मक। क्या वह डर गया या वह इससे उबरने की योजना बना रहा था? आदिम संप्रभु ने उन्हें अपने विचारों को बहुत लंबे समय तक सहन करने के लिए मजबूर नहीं किया। उसके पंख फैल गए और उसकी पूंछ थोड़ी सी हिल गई। मैंने अपने डर पर काबू नहीं पाया है, और मेरी कोई योजना भी नहीं है। उन्होंने परेशान करने वाले शब्दों से शुरुआत की। हालांकि मुझे कुछ करना ही होगा। फिर भी उनका निष्कर्ष कुछ भी नहीं था। डेमियन और आयरिस ने अपनी अभिव्यक्तियां स्थिर रखीं, लेकिन उनकी आंखें उस बच्चे की ओर गईं। मुझे इस बारे में एक अजीब एहसास है। मैंने उस दुनिया का सामना करने और उसकी वर्तमान स्थिति देखने से डर लगता है। मुझे डर लगता है कि मेरे दुश्मन मेरा शिकार कर लेंगे, और इससे भी अधिक मुझे डर था कि उसके शब्द सकारात्मक थे या नकारात्मक। क्या वह डर गया या वह इससे उबरने की योजना बना रहा था? आदिम संप्रभु ने उन्हें अपने विचारों को बहुत लंबे समय तक सहन करने के लिए मजबूर नहीं किया। उसके पंख फैल गए और उसकी पूंछ थोड़ी सी हिल गई। मैंने अपने डर पर काबू नहीं पाया है, और मेरी कोई योजना भी नहीं है। उन्होंने परेशान करने वाले शब्दों से शुरुआत की। हालांकि मुझे कुछ करना ही होगा। फिर भी उनका निष्कर्ष कुछ भी नहीं था।
यह सुनिश्चित करते हुए कि वे जल्दी जश्न न मनाएं। प्राइमल सॉवरेन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं युद्ध में आपके ब्रह्मांड की सक्रिय सहायता नहीं कर सकता। उसकी आंखें तेज हो गईं। उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा और अधिक से अधिक शिखर मुक्त होने लगा। अंतरिक्ष के एक झिलमिलाते पर्दे ने उस क्षेत्र को ढक दिया और उसमें से बर्फ सफेद बालों और आभासी नीली आंखों वाला एक सुंदर आदमी निकल रहा था। उसके पैर जमीन को छू गए और उसकी नजर एक बार फिर डेमियन की आकृति पर पड़ी। इसके बजाय मैं उसका अनुसरण करूंगा। उनके द्वारा बोले गए शब्द उनके नए रूप के साथ अधिक स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होते थे और इस कारण से वे बहुत अधिक दूर तक प्रभाव डालते थे। क्या? डेमियन और आयरिस ने अपना आघात व्यक्त करने के लिए एक साथ चिल्लाया, लेकिन प्राइमल सॉवरेन अपनी स्थिति से नहीं हिला, बल्कि उन्होंने इसे और भी स्पष्ट किया। गड़गड़ाहट। एक घुटना जमीन पर लगा। वह महान प्राणी जो सचमुच ब्रह्मांड के बराबर खड़ा हो सकता था, डेमियन के सामने घुटने टेक रहा था। आयरिस स्तब्ध होकर उसे देखती रही, जबकि डेमियन पूरी तरह से निराश होकर पीछे हट गया। क्या वह सही था? क्या सचमुच उसके दिमाग में कोई पेंच ढीला है? वह एक भी कारण नहीं सोच सका कि यह महान व्यक्ति उसका अनुसरण क्यों करना चाहेगा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह संभवतः इस आदमी को कौन सा लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकता है। फिर भी जब उसने और आयरिस ने कई मिनट तक उसका मन बदलने की बहुत कोशिश की, तब भी वह नहीं हिला। पहली बार एक प्राचीन इकाई धर्मनिरपेक्ष दुनिया में लौटने को तैयार थी, और डेमियन के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह आयोजन उस क्षण को चिह्नित किया जब उसने अपना पहला 5वीं कक्षा का अधीनस्थ प्राप्त किया। अध्याय 1113 रिटर्न 1। स्थिति का सदमा निश्चित रूप से लंबे समय तक रहने वाला था। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, आयरिस के सवालों की बौछार और भी उग्र होती गई। वह यह पता लगाने में अड़ी हुई थी कि उनके संप्रदाय के संरक्षक ने ऐसा अपरंपरागत निर्णय क्यों लिया। वह डेमियन से नहीं पूछ सकी, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया से उसे भी पता नहीं था कि क्या हो रहा था। इसलिए वह केवल उस जिद्दी प्राइमल सॉवरेन से एक शब्द भी निकालने की पूरी कोशिश कर सकती थी जिसने खुद को एक आदमी में बदल लिया था। उसके भ्रम के विपरीत डेमियन को मानसिक संचार के माध्यम से स्थिति पूरी तरह से समझाई जा रही थी। कारण सरल था। यह शून्य की बात थी। शून्य एक ऐसी इकाई है जो हमारी स्थिति के बावजूद आदिम प्राणी के रूप में जिसे हम समझ सकते हैं, उससे कहीं अधिक है। इसलिए यह हमेशा हमारी जाति के बीच विवाद का विषय रहा है। आप जिस युवा से मिले, उसकी तरह कुछ लोग इसे अपने लिए चाहते हैं, कुछ इससे घृणा करते हैं और इसके अस्तित्व से इनकार करते हैं, जबकि कुछ अन्य इसे अपने पूर्वज के रूप में पूजते हैं। मैं अंतिम श्रेणी का हिस्सा हूं। मैंने हमेशा अपने लिए शून्य की तलाश की है, लेकिन इच्छा के स्थान से नहीं, बल्कि विश्वास के स्थान से। मैं महान पूर्वज के करीब होना चाहता हूं, और आपका अनुसरण करना ही एकमात्र रास्ता है। मैंने अपने अस्तित्व के युगों में ऐसा करना पाया है। यह एक ऐसा कारण था जो बहुत जटिल नहीं था, फिर भी पूरी तरह से उचित था। डेमियन ने भी अपने पास मौजूद हर चीज के साथ शून्य का पीछा किया। सबसे पहले वह द्वितीय प्राइमल संप्रभु से मिलने आया था। क्या यह बिल्कुल वैसा ही नहीं था? फर्क सिर्फ उनकी प्रेरणा का था। डेमियन ने जानवर को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करने के लिए उसके साथ बातचीत की। वे दोनों व्यावहारिक रूप से आयरिस की उपस्थिति के बारे में भूल गए, क्योंकि वे अपने सामान्य लक्ष्य के बारे में गहराई से जानते थे। मैं ब्रह्मांड जितने पुराने प्राणी की भावनात्मक जटिलता को नहीं समझ सकता, इसलिए मैं उसके विश्वास की नींव को नहीं समझ सकता।
लेकिन मैं उनसे केवल ईमानदारी महसूस कर सकता हूं। डेमियन खुद को लोगों को परखने में काफी अच्छा मानता था और द्वितीय प्राइमल सॉवरेन ने उसे एक विश्वसनीय सहयोगी की भावना दी। लेकिन क्योंकि वह मेरे बजाय शून्य का अनुसरण कर रहा है, वह आदेशों को बिल्कुल नहीं सुनेगा। क्या यह कोई देवता रक्षक प्राप्त करने जैसा है? क्या इससे कोई फायदा है? निचले ब्रह्मांड में दिव्यताओं पर प्रतिबंध संभवतः वह नियम जिसके प्रति उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा को निर्देशित किया, व्यावहारिक रूप से एक देवता के पास मौजूद सभी युद्ध शक्ति को तितर-बितर कर दिया। जब तक वे अपने समान क्षमता वाले किसी व्यक्ति से नहीं लड़ रहे थे या स्वयं पर्यावरण पर हमला नहीं कर रहे थे, उनका हस्तक्षेप आम तौर पर पिछली पंक्तियों से या अवतार के माध्यम से होता था। जब तक मेरे साथ कोई दूसरा देवता न हो, मैं अपनी सीमा के बाहर किसी देवता से परेशानी नहीं उठा सकता। मेरे लिए उसे अभी अपने पास रखना वास्तव में और भी बुरा है। यदि वह स्वतंत्र रूप से घूमना चाहता था, तो उसे इस नए अधीनस्थ से छुटकारा पाना था। मुझे यकीन है कि आप मेरे तर्क को समझते हैं, डेमियन ने ट्रांसमिशन के माध्यम से उस व्यक्ति को अपने विचार समझाते हुए कहा। पहले ब्रह्मांड की मदद करें और जब रसातल का पता लगाने का समय हो तो मेरे पास आएं। मुझे नहीं लगता कि आप अपनी पत्नी के प्रभाव को छोड़ना चाहते हैं, है ना? हम प्राइमल सॉवरेन ने भौं के साथ इस पर विचार करने में एक क्षण लिया। आप कब जाने की योजना बना रहे हैं? उसने पूछा। निकट भविष्य में मुझे एक तरह की लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। एक बार यह खत्म हो जाए तो हम तुरंत निकल पड़ेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्राइमल सॉवरेन की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने समझ में सिर हिलाया। बहुत अच्छा, फिर तो हम ऐसा ही करेंगे। अच्छा, अब आपको शायद उससे निपटना चाहिए इससे पहले कि वह हमें मार डाले। मुझे यह अवश्य। आखिरकार वह आपका वंशज है। हाँ? डेमियन मुस्कुराया और मुड़ गया। उन्होंने जोर से कहा, मैं अब बाहर जाऊंगा। मेरे पास कुछ लोग हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से जा सकते हो? आयरिस की निराश आवाज उसके कानों में गूंज उठी। डेमियन थोड़ा सा घबराया और व्यंग्यात्मक भाव से उसकी ओर देखा। उसके साथ यह पता लगाओ। चिंता मत करो, वह अब बात करने को तैयार है। आयरिस ने अपनी नजरें प्राइमल सॉवरेन की ओर घुमाईं, जिन्होंने कुछ अनिच्छा से सिर हिलाया। तुम्हारी स्त्रियां अभी विच्छिन्न दुनिया में नहीं हैं। मैं तुम्हें उनके पास भेजूंगा, उसने आह भरते हुए कहा। डेमियन मुस्कुराया। फिर मैं आपकी मदद स्वीकार करूंगा। तुम एक क्रूर आदमी हो। हाँ, मैं वही हूं जो मैं हूं। आदिम संप्रभु ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ बाहर निकाला और दुनिया के मन को पुकारा। जैसे ही डेमियन को लगा कि वह क्षेत्र छोड़ रहा है, उसे अचानक कुछ महत्वपूर्ण बात याद आई। तुम्हारा नाम क्या है? आखिरकार उसे द्वितीय आदिम संप्रभु कहकर पुकारते रहना कठिन था। आदिम संप्रभु जिसे एक इंसान से प्यार हो गया, जो अपनी तरह का एक अनोखा अस्तित्व था। शायद वह एकमात्र व्यक्ति था जिसके नाम जैसा कुछ था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरा नाम। यह कुछ ऐसा था जिसे वह बहुत समय पहले भूल गया था। फिर जब वह मर गई तो वह भी उसके साथ मर गया। वह नाम जिस पर उनके प्यार की झलक मिलती है, वह नाम जो उसने उसे दिया था। क्या आखिरकार इसकी चिंगारी को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है? उसने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ ऊपर देखा। परिवर्तन वास्तव में अपरिहार्य है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप मुझे ओरियन कह सकते हैं, उन्होंने कहा। ओरियन ल्यूमिनस। डेमियन के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। फिर ठीक है, ओरायन।
मैं हमारी अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं, जैसा मैं करता हूं। डेमियन ने मुस्कुराते हुए आयरिस की ओर देखा और उसे हल्के से हाथ हिलाकर अलविदा कहा, ठीक उसी समय जब स्थानिक उतार चढ़ाव उसे दूर ले गया। सपनों की दुनिया में और क्या हुआ? ठीक है, अनगिनत वर्षों में पहली बार ओरियन ल्यूमिनस को एक उग्र महिला की डांट का अनुभव होने वाला था, और अपने ही वंशज के मुंह से उस पर। डेमियन को सीधे छिपे हुए आयाम रोज में ले जाया गया और बाकी को तब स्थानांतरित किया गया जब वह पहली बार पेगासस से मिला। यह लड़का, मुझे लगता है कि वह यूनिवर्सल लॉ का अध्ययन करने को लेकर गंभीर था। अपने शोध में उन्होंने कितने पॉकेट आयामों को स्वतंत्र दुनिया में विकसित किया। डेमियन को अपने शरीर से लगभग ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि उसके शरीर में ऐसे अनोखे गुण थे जिन्हें वह भी दोहरा नहीं सकता था। और डेमियन ने दुनिया में अपनी जागरूकता भेजी और लड़कियों को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे एक साथ नहीं थे, लेकिन वे सभी कड़ी मेहनत कर रहे थे। दरअसल वे अपने प्रशिक्षण में इतने तल्लीन थे कि उन्हें उसकी उपस्थिति का एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, हर कोई प्रेरित है ना? डेमियन ने मुस्कुराते हुए मन में सोचा। तो क्या मैं भी काम पर लग जाऊं? उनकी आध्यात्मिक दुनिया में कमजोर दिखने वाली मन की एक धारा थी। वही धारा ओरियन ने उन्हें अपनी बातचीत की शुरुआत में दिखाई थी। योजना का पहला कदम, भाड़ में जाओ। हम गेंद, आत्मविश्वास से कहने के लिए पर्याप्त मजबूत बनना, भाड़ में जाओ, हम गेंद। वह बैठ गया और ध्यान की मुद्रा ले ली और अपने मन में मन को जगाया। जैसे ही मैं इसे खोलूंगा, मैं वास्तविकता से भटक जाऊंगा, वह सोचने लगा। मुझे वाकई उम्मीद है कि मैं समय पर जाग जाऊंगा। वह कुटिलता से मुस्कुराया और समय बर्बाद करना बंद कर दिया। उसका मन पूरी तरह से धागे के साथ जुड़ गया, जिससे वह उसका एक हिस्सा बन गया, और उसका दिमाग उस जानकारी की मात्रा से लगभग चकनाचूर हो गया जो तेजी से उसकी स्मृति से जुड़ी हुई थी। सब कुछ काला हो गया। डेमियन की आध्यात्मिक दुनिया में एक छोटा सा काला बिंदु बना। यह किसी विशाल चीज की शुरुआत थी, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया था, कुछ अवर्णनीय था। हर कोई सुधार के विचारों में डूब गया और किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं बची। उन्होंने खुद को यातना दी, खुद को तोड़ा और खुद को वापस जोड़ा। इस प्रक्रिया में उन्हें जो दर्द सहना पड़ा, उसकी परवाह किए बिना। इस तरह एक और हफ्ता बीत गया। उन्हें कटे हुए संसार में प्रवेश किए हुए लगभग 1 महीना हो गया था। अध्याय 1114 रिटर्न 2। हेफेस्टस के संक्रमित स्रोत विश्व पर छापा 9 भीषण महीनों के युद्ध के बाद समाप्त हुआ। जान गंवाने वालों की संख्या पहले ही लाखों में पहुंच चुकी है, और फिर भी कोई नई जानकारी सामने नहीं आई। अंत में जब गढ़ में एकत्र हुए सुप्रीमों का सामना हुआ और वे हार गए, तो उन्होंने समर्पण करने के बजाय खुद को समाप्त करने का फैसला किया। इस प्रकार का कट्टर विश्वास अपने आप में भयावह था, मनोबल का एक स्तर जो एक नियमित सेना नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन यह नॉक्स से भी बदतर था। अब दैवीय क्षेत्र और राक्षसी क्षेत्र बचे हैं, संक्रमित स्रोत संसारों में से अंतिम, और इनमें से किसी पर भी हमला करना आसान नहीं था। बहुत विचार विमर्श के बाद दिव्य क्षेत्र को अगले लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया। स्वर्ग की सेना ने हेफेस्टस में की गई गलतियों से सीखा और खुद को प्रकट करने में जल्दबाजी नहीं की। पिछले 3 महीनों से वे दोनों शेष नॉक्स गढ़ों पर निगरानी रख रहे थे और खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, ताकि वहां पहुंचने से पहले एक फुलप्रूफ छापेमारी रणनीति बनाई जा सके। युद्धविराम शुरू हुए अब 1 साल हो गया था। इस बिंदु तक प्रगति को देखते हुए, शेष लक्ष्यों की कम संख्या के बावजूद, यह अज्ञात था कि ग्रैंड हेवंस सीमा सार्वभौमिक युद्ध फिर से शुरू होने से पहले अपने निवासियों की वांछित सुरक्षा के स्तर तक पहुंच पाएगी या नहीं।
प्रिज्मेटिक सन होली लैंड में अपने सिंहासन से आयरिस ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने जो अवतार स्थापित किया वह थोड़ा खास था। उसने इसे अपने अहंकार और शक्ति से भर दिया, लेकिन इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता दी ताकि उसे इस पर ध्यान केंद्रित न करना पड़े। इसके बजाय हर दिन उसे बड़ी मात्रा में इसकी यादें मिलती थीं, जिससे उसे दूसरी तरफ की स्थिति को समझने का मौका मिलता था। फिलहाल वह गुस्से में थी। इसे कुल मिलाकर एक जीत के रूप में गिना जा सकता है, लेकिन मैं अभी भी ठगा हुआ महसूस कर रही हूं, उसने नफरत से खुद से कहा। अंत में द्वितीय प्राइमल सॉवरेन ने प्रिज्मेटिक सन होली लैंड तक उसका पीछा करने और आवश्यकतानुसार अपने प्रयासों को उधार देने का वादा किया, लेकिन क्या उसे इतना अनिच्छुक दिखने की जरूरत थी? यह स्पष्ट था कि उसने और डेमियन ने किसी प्रकार का गुप्त समझौता किया था जिसमें वह भाग लेना अधिक पसंद करेगा। हाँ, यह उन प्रतिभाओं के साथ समस्या है जो बहुत प्रतिभाशाली हैं। भले ही वे कुछ भी नहीं करते हैं, बाकी सभी की उपलब्धियों से उन्हें फायदा होगा। उसके शब्द ईर्ष्यालु थे, लेकिन उसके विचार ईर्ष्यालु नहीं थे। आखिरकार डेमियन एक दोस्त था। उसे उससे मिलने वाले लाभ से कोई परेशानी नहीं थी। उसे इस तरह से वंचित हुए बहुत समय हो गया था, और यह एहसास बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। वह लगभग फिर से एक छोटी लड़की की तरह महसूस कर रही थी, जो चिल्लाने और शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर भी जब से वह आ रहा है, उस योजना को शुरू करने का लगभग समय आ गया है। उसने पास की दीवार पर नजर डाली, जिसके पीछे एक छिपा हुआ कमरा था जिसके बारे में उसके निकटतम अधीनस्थों को भी कोई जानकारी नहीं थी। वह वहां से ऐसे गुजरी जैसे कि वह कोई सारहीन चीज हो, और उसकी नजरें उस स्थान पर बिखरे हुए दस्तावेजों और विविध पुस्तकों के संकलन पर टिकी थीं। मदरवर्ल्ड डिस्कवरी योजना। हजारों वर्षों से वह एबिस के बारे में शोध कर रही थी, और जितना संभव हो सके इसे सिद्धांत में परिभाषित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास कभी भी अपने सिद्धांत का परीक्षण करने की कोई विधि नहीं थी, क्योंकि वह भी बहुत अधिक समय तक रसातल में जीवित नहीं रह सकी, यहाँ तक कि वह आसानी से हमेशा के लिए इसके कालेपन में खो सकती थी। एक आदिम संप्रभु अलग था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओरियन का शरीर मौलिक ऊर्जाओं से बना था जो अब ब्रह्मांड में मौजूद नहीं थी, जिसने उसे ऐसी क्षमताएं दी जिससे उसे पहले स्थान पर प्राइमल सॉवरेन का खिताब मिला। उनकी मदद से हम अंततः ईएन की सीमाओं तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। हम अंततः आक्रमण में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। नॉक्स का सबसे बड़ा लाभ रसातल से हमला करने की उनकी क्षमता थी, जबकि ब्रह्मांड के निवासी उनकी गहराई के बारे में अनभिज्ञ थे। रसातल के माध्यम से एक रास्ता बनाने से वह लाभ खत्म हो सकता है, और उन रास्तों का विस्तार हो सकता है जिनका उपयोग स्वर्ग की सेना कर सकती है। बेशक अभी भी कई कारकों पर विचार किया जाना बाकी था, लेकिन इस बिंदु पर योजना सिर्फ सिद्धांत थी। एक बार ओरियन आ गया, उन किनारों को चिकना किया जा सका। हालांकि किसी प्राइमल सॉवरेन को केवल इतने भर के लिए भर्ती करना उसे खोजने और उस तक पहुंचने के लिए किए गए प्रयास की मात्रा को उचित नहीं ठहराएगा। उसका असली उद्देश्य ऑपरेशन गॉडस्लेयर, एक ऐसी योजना जिसके बारे में कुछ चुनिंदा लोगों को पता था, फिर भी इसे कभी वास्तविकता में पेश नहीं किया गया, क्योंकि इसके अस्तित्व की ओर संकेत करना भी पाप माना जा सकता है। कुछ ऐसा जिसने तर्क और तर्क को खारिज कर दिया, कुछ पूरी तरह से निंदनीय। फिर भी ब्रह्मांड के शीर्ष विशेषज्ञ कुछ ऐसा छोड़ नहीं सके। इसे शुरू करने के लिए उन्हें ओरियन की आवश्यकता थी, और शायद वह हो सकता है। इस विचार को जारी रखने की आवश्यकता नहीं थी। यदि यह सफल हुआ तो उन्हें नायक माना जाएगा, लेकिन यदि यह विफल रहा
तो संभवतः उनके दुश्मनों को मौका मिलने से पहले ही उनके साथियों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाएगी। आइरिस ने एक प्राचीन पाठ की रीढ़ पर अपना हाथ फिराया और पीछे मुड़कर गुप्त कमरे से बाहर निकलने से पहले आह भरी। अभी भी काम किया जाना बाकी है। फिलहाल इसके बजाय आइए कीटों को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करें। सौभाग्य से जब डेमियन अपनी समझ से जागा तो उसे किसी शर्मनाक स्थिति में पड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया। वहां 3 महिलाएं नहीं थीं जो उसे नाराजगी से घूर रही थीं, बल्कि केवल एक थी जो शांति से उसकी गोद में सो रही थी। होश में लौटते ही वह मुस्कुराया और उसके बालों में अपना हाथ फिराया। दूसरी बात बिल्कुल भी बुरी नहीं है जब मुझे जागने पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है। जो आई थी वह एलेना थी। अन्य 2 अभी भी व्यस्त थे, लेकिन वे भी धीरे धीरे अपना व्यक्तिगत प्रशिक्षण पूरा कर रहे थे। हमारे दोबारा एक होने के बाद से वह उन्हें काफी जगह दे रही है। मुझे लगता है कि उसे बुरा लगा होगा कि उन्हें बंधन में बंधने और समझौता करने के लिए कम समय मिला, लेकिन क्या उसे ऐसा ही करना था? यह कोई समस्या नहीं थी। डेमियन को यह थोड़ा हास्यास्पद लगा कि कैसे वह चुपचाप उससे संपर्क करती थी और मौके का फायदा उठाती थी जबकि अन्य 2 व्यस्त थे। उसके हाथ को महसूस करने के बाद वह जाग गई और खुद को ऊपर उठाने और उसके होठों पर एक हल्का चुंबन देने से पहले उसे देखकर मुस्कुराई। सुप्रभात, उसने अपना शरीर फैलाते हुए जम्हाई ली। डेमियन मुस्कुराया। उसकी आंखें बिल्कुल भी व्यवहार नहीं कर रही थीं। हाँ, वास्तव में सुप्रभात। क्या आपने पर्याप्त देख लिया? या क्या आप अभी भी बाद में एक बार और देखना चाहते हैं? एलेना ने आंखें घुमाते हुए चिढ़ाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आप पेशकश कर रहे हैं तो मैं अस्वीकार करने वाला कौन होता हूं? लेकिन क्या आपको लगता है कि आप ऐसा करने में सक्षम होंगे? मुस्कुराने की बारी एलेना की थी। किसने कहा कि मैं अकेला आऊंगा? डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका मतलब ये नहीं था। वह महान रात जिसकी वह शुरू से ही कामना कर रहा था, वह वास्तव में सुझाव नहीं दे रही थी। पफ, यह किस तरह की प्रतिक्रिया है? क्या आप इसे इतना बुरा चाहते हैं? डेमियन की खुशी तुरंत खत्म हो गई। तो यह एक मजाक था। उसकी उम्मीदें और सपने। उसकी उम्मीदें और सपने। खैर, ऐसी किसी चीज को वास्तविकता में लाना अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन था। सार्वभौमिक कानून को बातचीत में लाने की तुलना में उसे सीखना अधिक आसान था। लेकिन वह मुद्दे से परे था। जैसे ही डेमियन और एलेना खड़े हुए, 2 और आभाएं उनके पास आईं। रोज और रूलू 1 मिनट के भीतर पहुंचे और अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद तीनों महिलाओं ने डेमियन की ओर देखा। उन्होंने उनका प्रश्न सुने बिना ही सिर हिलाया। हम यहाँ काफी समय से हैं। अब वापस जाने का समय हो गया है। सेव्ड वर्ल्ड खुला रहेगा और एक ही पोर्टल के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ा रहेगा, लेकिन चूंकि ओरियन का मुख्य शरीर अब ठहराव में छिपा नहीं रहेगा, इसलिए इसकी प्रकृति जल्द ही बदल जाएगी। इसके अनंत संसाधन सीमित हो जाएंगे और इसके पर्यावरण को विकसित होने का मौका दिया जाएगा जिससे इसे इतने वर्षों से वंचित रखा गया है। शायद यही बात उसे उन उत्तरों तक ले जाएगी जिसकी उसे तलाश थी। डेमियन ने ऊपर देखा और अपना हाथ चारों ओर ऐसे लहराया मानो टैक्सी चला रहा हो। अरे, तुमने सुना है ना? हमें बाहर भेजो। बच्चे, यह ठीक है जब यह सिर्फ हम ही हैं, लेकिन मुझे बाहरी लोगों के सामने चेहरा तो दो, ओरियन की आवाज ने जवाब दिया। हाँ, बाहरी लोगों से आपका क्या मतलब है? क्या आपने सोचा था कि आप सबसे पहले खुद को मेरी पत्नियों से छुपा पाएंगे? हाँ, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं।
जल्दी से अपनी बात खत्म करो। मैं धैर्यपूर्वक हमारे प्रस्थान के दिन का इंतजार कर रहा हूं। डेमियन की आंखें सख्त हो गईं। मैं भी। फिर मैं तुमसे मिलूंगा। जब तुम वहां हो तो आयरिस के लिए कोई परेशानी मत पैदा करना। यह ऐसी बात नहीं है जो आपको मुझे बताने की जरूरत है। लड़कियों की उलझन के बीच उनकी अलविदा बोली के साथ ओरियन ने तुरंत अपना मन घुमाया। स्थानिक तरंगों ने समूह को ढक लिया। परिवहन की नियमित अनुभूति के विपरीत उन्हें ऐसा लगा मानो वे प्रवेश द्वार से वापस जा रहे हों। उन्होंने उन जंजीरों को महसूस किया जो पिछले 1 महीने से उन्हें जकड़े हुए थीं। उन्हें लगा कि वे जंजीरें एक एक करके टूट रही हैं। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी आजादी का अनुभव किया हो, यह कुछ ऐसी चीज थी जिसकी वे अपेक्षा कर रहे थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी। हालांकि जब उन्हें पता चलेगा कि वे कितने समय के लिए चले गए हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यहां तक कि डेमियन को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अध्याय 1115 रिटर्न 3। सेवर्ड वर्ल्ड और ग्रैंड हेवंस सीमा के बीच 4 आकृतियां अधर में अटकी रहीं। वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि किसी भी समय अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। यह अजीब अवस्था कोई समस्या नहीं थी, बल्कि समूह के लिए एक वरदान थी, क्योंकि अभी वे परिवर्तित हो रहे थे। वे जिन शरीरों में निवास करते थे, वे उन शरीरों के साथ ओवरलैप हो गए जो अलग दुनिया के प्रतिबंध में प्रवेश करने से पहले उनके पास थे। दोनों रूपों की ताकतें आपस में जुड़ी हुई थीं, जबकि कमजोरियां एक दूसरे को खत्म कर रही थीं। वे कटे हुए संसार में प्राप्त वास्तविक लाभ का अनुभव कर रहे थे। उन सभी पर प्रभाव अत्यंत स्पष्ट थे। रूयू और एलेना के लिए, जिन्होंने अपने कानूनों के साथ बहुत घनिष्ठता हासिल की, सच्चे ब्रह्मांड के संपूर्ण कानूनों से अवगत होना एक रेचक अनुभव था। यह ऐसा था मानो जब तक वे चाहें तब तक वे जो चाहें कर सकते थे। वे अपने स्वयं के भाग्य के नियंत्रक थे, ऐसे प्राणी जिनकी तुलना आदर्श से नहीं की जा सकती। जहां तक रोज का सवाल है, वास्तविकता अधिक मूर्त लगी। वास्तविकता का तथाकथित कपड़ा अधिक शाब्दिक रूप से प्रकट हुआ। वह अपने शरीर के चारों ओर इसके मोटे धागों को लपेटती हुई महसूस कर सकती थी, और मुश्किल से ही उसे लगा कि वह उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। वास्तविकता पर नियंत्रण पाने के लिए उसने जो रास्ता चुना, उसकी प्रकृति यही थी। स्वाभाविक रूप से उसे इस क्षण में अपनी महत्वाकांक्षा की भव्यता का एहसास हुआ। फिर भी चाहे उन्होंने जो भी अनुभव किया हो, यह डेमियन के साथ जो हो रहा था उसका 10वां हिस्सा भी मेल नहीं खा सका। यह घटना कई कारकों के संयोजन के कारण हुई थी। फाउंडेशन का आशीर्वाद, सार्वभौमिक कानून की उनकी नई समझ और बहुत कुछ उत्साह की लगभग कामोत्तेजक भावना में समाहित हो गया। यदि इसका वर्णन करना हो तो डेमियन को हमेशा अपने शरीर के लिए बहुत छोटा महसूस होता था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मन और आत्मा उसके द्वारा बनाए गए शरीर के ढांचे को उसकी सीमाओं के एक हिस्से के भीतर नहीं भर सकते। अब उसने न केवल अपना ढांचा भर दिया, बल्कि उसे लगा कि वह इसके प्रभाव से बाहर भी कार्य कर सकता है। इसे सचमुच शब्दों में बयां करना असंभव था। डेमियन वॉयड को अंततः डेमियन वॉयड जैसा महसूस हुआ। आखिरकार उसे शून्य शरीर के वाहक की तरह महसूस हुआ। आखिरकार उसे शून्य महल का उत्तराधिकारी महसूस हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। परिवर्तन एक अनंत लंबे क्षण में हुआ, और अगले ही पल में चारों अपने ग्रह ब्रह्मांड में वापस आ गए। लड़कियों ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथों की ओर देखा, उस भावना को संजोया जो अब बीत रही थी। और डेमियन, चमक। उसका शरीर तेज रोशनी से ढका हुआ था जो 1 सेकंड में कम हो गया।
उसके शरीर में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी आभा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली ढंग से भड़क उठी। वह वहीं पर चौथी कक्षा के चरम शिखर की तीसरी क्रांति में कूद गया। वह आश्चर्य से बोला तो उसकी आंखें खुल गईं। वह अभी अभी अपने होश में आया है और इतना बेतुका कुछ पहले से ही घटित हो रहा है। दूसरे विचार पर क्या यह पूरी तरह से सामान्य नहीं है? 9 क्रांतियों का उद्देश्य किसी के अस्तित्व को परिभाषित करना और उसकी किंवदंती का निर्माण करना था। यह एक अनौपचारिक चरण था क्योंकि यह पूरी तरह से सिस्टम के हस्तक्षेप से बाहर था। एक कदम प्रत्येक अभ्यासकर्ता को स्वयं उठाना था। वास्तव में 9 क्रांति का मास्टर अभी भी एक चरम चतुर्थ श्रेणी का अभ्यास करता था। वे जिस शक्ति का प्रयोग कर रहे थे वह किसी नए चरण का हिस्सा नहीं था, बल्कि पिछले चरण का विस्तार था। इसलिए यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि कोई कब रैंक करेगा। जब तक कोई अपनी किंवदंती का निर्माण करता रहेगा और जो कुछ वह कर सकता है उसके पूर्ण शिखर के लिए प्रयास करता रहेगा, तब तक वह स्वाभाविक रूप से शीर्ष पर पहुंच जाएगा। फिर भी आमतौर पर उन उपलब्धियों को एकत्रित करने में काफी समय लग जाता है जो किसी की किंवदंती पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। इसमें आमतौर पर कई 100 या हजारों साल लग जाते हैं। हालांकि मौजूदा स्थिति सामान्य के अलावा कुछ भी नहीं थी। डेमियन की घृणित अनंत क्षमता की उपेक्षा करते हुए वह जो कार्य कर रहा था वह ब्रह्मांड की सर्वनाशकारी स्थिति के कारण हमेशा चरम था जो उसने देखा था। और विशेष रूप से इस बार कटे हुए संसार में उसने न केवल एक देवता को वश में किया, बल्कि उसने सर्वोच्च बनने से पहले वह संपूर्णता हासिल की जिसकी कोई केवल बेसब्री से कामना कर सकता था। यदि वह इस बिंदु पर आगे नहीं बढ़ता तो स्वर्ग वास्तव में उसके विरुद्ध कार्य कर रहा था। डेमियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन्हें दोबारा खोलने से पहले अपने विचारों को एकत्र किया। उसने एक शांत सांस छोड़ी और आखिरकार आसपास का हालचाल लिया। वे तैरते महाद्वीप पर नहीं थे जहां ओरियन का पोर्टल स्थित था, बल्कि विशाल डोमेन में अंतरिक्ष के एक यादृच्छिक हिस्से में थे। 1 साल हो गया। 1 साल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन ने इसे अपने आप से बुदबुदाया, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे लड़कियां इसे अनसुरा न कर दें। इतने वर्षों के बाद वह समय के भारी अंतर का आदी हो गया था, इसलिए इसका उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। वह सीधे इस बारे में सोचने में लग गया कि युद्धविराम के शेष वर्ष का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। हालांकि लड़कियों को उसका अनुभव नहीं था। उनमें से कोई भी ऐसी जटिल जगहों पर नहीं गया था जहां 1 महीना बाहर 1 साल के बराबर हो। इस एहसास पर उनके चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ा भय मिश्रित था। इतनी आसानी से बर्बाद हुआ 1 साल का समय सामान्य की तरह संसाधित नहीं किया जा सका। डेमियन ने उन्हें आराम से पास खींच लिया। उन्होंने उन्हें शांत करने और स्थिति को स्वीकार करने में मदद करने के लिए उनके कानों में नरम शब्द बोले। सच तो यह है कि समय के फैलाव के परिणामस्वरूप उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही उन्हें किसी झटके का अनुभव हुआ, लेकिन इस तथ्य का मानसिक प्रभाव स्वयं महत्वपूर्ण था। वे सभी शक्तिशाली प्राणी थे। उन्हें होश में आने में बस थोड़ा सा समय लगा। डेमियन के आलिंगन की गर्माहट से भी काफी मदद मिली। यदि समाचार पर उनकी नाटकीय प्रतिक्रिया होती तो यह अधिक मजेदार होता, लेकिन अब तक वे इसके लिए बहुत बूढ़े हो चुके थे, है न? मैं यह भूलता रहता हूं कि आजकल 10,000 एक सामान्य उम्र है। फिर भी 40 की उम्र तक साथ रहने का मेरा मिट्टी का सपना आसानी से खत्म नहीं होगा। लड़कियों को जाने देते समय डेमियन मन ही मन मुस्कुराया। अब हम वापस जा रहे हैं? गुलाब ने पूछा। माँ, बहुत समय हो गया। घर जाने का समय हो गया है।
अपना आखिरी मिशन पूरा करने के तुरंत बाद फिर से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। इसके अलावा इस आगामी यात्रा को कुछ हद तक छुट्टियों जैसा माना जा सकता है। डेमियन ने अपने वरिष्ठों और व्यक्तिगत शोध से ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्हें इस विषय का विशेषज्ञ माना जा सकता है। लेकिन अगर यह उसकी अपनी उत्पत्ति थी, तो उसके पास अभी भी अनुत्तरित प्रश्नों की एक अनंत धारा थी। अब मानव क्षेत्र में वापस जाने और उनमें से कुछ रहस्यों को सुलझाने का समय आ गया है। और शायद मैं पुरानी यादों में खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ। N.E. शायद यह कुछ पुराने दोस्तों और राक्षसों से दोबारा मिलने का समय था। लड़कियों ने अपनी सगाई की अंगूठियों का उपयोग करके अभयारण्य में प्रवेश किया और कुछ दिनों तक घूमने के लिए थेवेल में प्रवेश किया। और डेमियन का शरीर एक पल में लाखों किलोमीटर की यात्रा करके गायब हो गया। वह मन ही मन मुस्कुराया। स्थानिक परतें हवा की तरह उसके चेहरे पर छू रही थीं। टेलीपोर्टेशन का वह मुक्त एहसास जिसे वह बहुत ज्यादा मिस करता था, वह वापस आ गया था, न केवल कटे हुए संसार में बल्कि वास्तविकता में। उसने अभी तक कुछ नहीं किया था, लेकिन यह उसके दिमाग में दिन की तरह स्पष्ट था। वह जो भी करना चाहता था उसे हासिल कर सकता था। सपनों की दुनिया में उसके मन पर जो संदेह छाए हुए थे, उन्हें नष्ट करने के लिए उसने जो दृढ़ विश्वास बनाए थे, इस क्षण में सब कुछ मान्य महसूस हुआ। अध्याय 1116 रिटर्न 4। जायंट डोमेन और ह्यूमन डोमेन पड़ोसी क्षेत्र थे। डेमियन को उनके बीच की सीमा तक पहुंचने में केवल एक दिन लगा। मुख्य समस्या सीमा पर मौजूद अशांति थी। कई दसियों लाख किलोमीटर की नष्ट हुई जगह रसातल के एक पतले प्रतिनिधित्व की तरह मानव डोमेन को उसके चारों ओर की हर चीज से अलग कर देती है। हालांकि इसने बाहरी ताकतों के खिलाफ एक अभेद्य रक्षा के रूप में काम किया, लेकिन यह सेक्टर की गिरावट का मूल कारण भी था। स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड का यह हिस्सा पिछले 10,000 वर्षों में काफी हद तक ठीक हो गया था, इसलिए यह केवल चौथी श्रेणी के चरम शिखर के तहत दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, लेकिन यह पर्याप्त से भी अधिक था। आखिरकार ह्यूमन डोमेन के भी अपने विशेषज्ञ थे। वे केवल तभी हारेंगे यदि दूसरा पक्ष संख्या लाभ का दुरुपयोग कर सके। और फिर भी उनके पास तैयारी के लिए बहुत समय होगा, जबकि सक्षम ताकतें स्थानिक अराजकता के माध्यम से अपना रास्ता बना रही हैं। यह डेमियन पहली बार इस घटना को देख रहा था। आखिरकार डोमेन से उनका बाहर निकलना अपरंपरागत से कहीं अधिक था। इसकी गहराई में जाने से पहले वह कुछ सेकंड के लिए इसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह एक गुरु की सहजता से खंडित स्थान से गुजर गया, ऐसी किसी भी चीज से बचता रहा जो उसके प्रवाह को हिला सकती थी और उसके रास्ते को अवरुद्ध करने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर देता था। हालांकि वह उससे कहीं अधिक कर रहा था। यह ह्यूमन डोमेन की किलेबंदी थी। वह इसे पार करना आसान नहीं बना सका, है ना? उसके मद्देनजर उसने जो स्थानिक जाल बिछाए थे, वे विशेष रूप से केवल घुसपैठियों पर हमला करने के लिए बनाए गए थे। जिन लोगों के पास ह्यूमन डोमेन निवासी का मैना हस्ताक्षर होगा, उन्हें उनसे कोई समस्या नहीं आएगी। यह सही नहीं है, लेकिन यह काफी अच्छा है। जब तक मैं बूढ़े आदमी को इसके बारे में सूचित करता हूं, दूतों को भी उनसे बचने में सक्षम होना चाहिए। डेमियन ने अभी के लिए अपने कार्यों के नुकसान को नजरअंदाज कर दिया और बाधित क्षेत्र से होते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। ऐसा नहीं था कि उसकी वापस आने की कोई योजना नहीं थी। वह बाद में खामियों को दूर कर सकता है। फिलहाल उसने लड़कियों को बुलाने से पहले तब तक टेलीपोर्टिंग जारी रखी जब तक कि वह डोमेन के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के करीब नहीं पहुंच गया। हम आ गए हैं, प्रिय, उन्होंने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा।
सवारी काफी अच्छी थी। क्या तुम्हें मेरा निजी ड्राइवर बनने में कोई दिलचस्पी है? गुलाब ने तरह तरह से जवाब दिया। हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं मुफ्त में काम नहीं करता। डेमियन ने एक भद्दी निगाह डाली जो उसने कई वर्षों से नहीं देखी थी, जिससे रोज ने अपनी आंखें घुमा लीं। बेवकूफ, डेमियन मुस्कुराया। ठीक है, फिर मेरा पहला पड़ाव एपिरॉन है। क्या हर कोई आ रहा है? उनके लिए एक साथ घूमना स्वाभाविक था, लेकिन चूंकि यह एक घरेलू दौरा था, इसलिए उनके लिए ऐसे काम करना भी स्वाभाविक था जिन्हें वे अकेले करना पसंद करते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप वहां व्यापार के सिलसिले में जा रहे हैं? रुयू ने पूछा। मम्मा, यह मुख्य रूप से उसी के लिए है, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ पुराने दोस्तों से भी मिलूंगा। फिर मैं पहले क्लाउड प्लेन पर लौटूंगा। रुरू शुरू से ही मिलनसार व्यक्ति नहीं था। उसे उन लोगों में दिलचस्पी थी जिनसे डेमियन अपनी यात्रा की शुरुआत में मिला था, लेकिन वह और अधिक घर जाना चाहती थी। क्योंकि आखिरी बार जब उसने तियान यांग को देखा था तब से कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ था। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो वह उसे अकेले में बताना चाहती थी। डेमियन ने समझ में सिर हिलाया। एपिरॉन पर काम पूरा करने के बाद मैं वहां पहुंचूंगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मम्मा, हमें मास्टर का भी एक साथ सामना करना होगा। क्योंकि हाँ, हमें ऐसा करने की जरूरत है ना? डेमियन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। अपने ससुराल वालों से अनुमोदन मांगना। तियान यांग अकेले नहीं थे जिनका इस उद्देश्य के लिए सामना करना पड़ा। डेमियन ने रोज और एलेना की ओर रुख किया। रोज स्पष्ट रूप से उसके साथ आ रही थी क्योंकि वह उसके गृहनगर का दौरा कर रहा था, लेकिन एलेना उनमें से एकमात्र ऐसी थी जिसका कोई परिवार नहीं था। उसने इसे कभी नहीं दिखाया, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपने वाल्कीरी वंश के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसके माता पिता और पारिवारिक वंश आज तक एक रहस्य थे। वह उनसे जुड़ाव नहीं रखती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे उनकी पहचान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सच कहूं तो एलेना के पास लौटने के लिए कोई घर नहीं था। उसका घर वे लोग थे जिनके साथ वह वर्तमान में यात्रा करती थी, और शायद कुछ हद तक कमांडर हो जुआन का समूह। उसे यहाँ क्या करना था? हालांकि उसके पास याद करने के लिए कुछ भी नहीं था, उसे पूरा करने का एक लक्ष्य था। आखिरकार ह्यूमन डोमेन और वाल्किरी जाति आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। मैं भी अब अपने आप आगे बढ़ जाऊंगा। हम अब कहीं से भी बात कर सकते हैं, है ना? मैं ज्यादा देर तक नहीं जाऊंगा। डेमियन ने अपनी आंखों में थोड़ी परेशानी भरी रोशनी के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन जल्दी से उसे छुपा लिया। वह जो भी करना चाहेगी, मैं उसका समर्थन करूंगा। अगर यह कुछ ऐसा है जो उसे अकेले करना है, तो मैं केवल यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि उसे अपना घर याद रहे। कुछ और मिनटों की बातचीत के बाद रुयू और एलेना समूह से अलग हो गए और अपने अपने रास्ते अलग हो गए। इस बीच रोज अभयारण्य में वापस चला गया। इस बार यह निश्चित रूप से छोटा होगा, लेकिन उसे यह महसूस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि भारी मात्रा में जगह के माध्यम से टेलीपोर्ट करना कैसा होता है। डेमियन ने व्यंग्यपूर्वक अपना सिर हिलाया, उन लोगों पर दया की जो उस भावना का अनुभव नहीं कर सके जो उसे बहुत पसंद थी, और एपिरॉन के लिए अपना रास्ता बना लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ घंटों बाद उसकी नजर में बीच की दुनिया दिखाई दी। ये जानी पहचानी शक्ल, ये जानी पहचानी दुनिया। क्या पहले ही एक दशक से अधिक हो गया था? डेमियन अंतरिक्ष में रुक गया और धीरे धीरे ग्रह के वायुमंडल में उतर गया।
उन्होंने इस शांतिपूर्ण जगह की ठंडी हवा की सराहना की और एक स्टार मास्टर की शक्ति का आनंद लिया जो उनके भीतर बहती थी। वह लगभग भूल गया था कि इतना नियंत्रण रखना कैसा लगता है। बहुत दिनों से नहीं मिला, मास्टर। एक उत्साहित लेकिन नीरस आवाज उसके दिमाग में दाखिल हुई। मम्मा वापस आकर अच्छा लगा, डेमियन ने जवाब दिया। एपीरॉन की आवाज, वर्ल्ड कोर की आवाज, कुछ ऐसा जो उसने बहुत लंबे समय से नहीं सुना था। यह अस्वीकार्य है कि मुझसे पहले मुलाकात नहीं की गई। मैं विद्रोह करने जा रहा हूं। एक दूसरी अधिक मर्दाना आवाज पहली में शामिल हो गई। यूं यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। आप नहीं समझे, मास्टर। वह असुधार्य है। आप ऐसा केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं जीत गया। आप कम महत्वपूर्ण हैं। झूठ। आप सबसे अंत में बंधे थे। उस तथ्य को हमेशा याद रखें। झगड़ते वर्ल्ड कोर की बात सुनकर डेमियन की मुस्कान और भी गर्म हो गई। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जीवन में देख पाऊंगा। निश्चित रूप से विश्व कोर के पास भावना थी, लेकिन उन्हें इतनी अधिक भावना नहीं होनी चाहिए थी। यह उनके विकास पर डेमियन के प्रभाव का परिणाम था और वह इस पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं था। ऐसा लगता है कि वे मेरे हस्तक्षेप के बिना भी एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। यह जश्न मनाने लायक बात है। और उस व्यक्ति से मिलने और जश्न मनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है जिसे वह बहुत लंबे समय से देखना चाहता था। क्लेयर वॉटसन, उनकी प्रिय मां। इतने समय के बाद मुझे आश्चर्य है कि वह कैसा कर रही है। डेमियन ने वर्ल्ड फोर्स के माध्यम से अपनी इंद्रियां फैलाईं और उसका पता लगाने के लिए पूरी दुनिया को स्कैन किया। उसके चेहरे पर एक शिकन उभर आई। उसका अच्छा मूड तुरंत खराब हो गया। समझाओ। अभी। मास्टर, वह है। उसका दिल पसीज गया। एपिरॉन की झिझक भरी आवाज उसके दिमाग में एक विस्फोट की तरह थी। क्लेयर वॉटसन के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति 500 दिन पहले गायब हो गया। अध्याय 1117। क्लेयर वॉटसन 1। क्लेयर वॉटसन 500 दिन पहले गायब हो गई थी। डेमियन इस तथ्य को नकारना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वर्ल्ड कोर झूठ नहीं बोल सका। उसकी मां गायब हो गई। क्या हो सकता था? संभवतः कौन उसके साथ कुछ भी करना चाहेगा? जहां तक डेमियन को पता था, उसकी मां एक साधारण महिला थी। मन से उसका पहला परिचय तब हुआ जब उसने उसे मन दिखाया। उसने पहली बार उसे सिस्टम खोलते हुए देखा। ऐसी कोई व्यक्ति जिसे कभी भी ताकत में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह एपिरॉन जैसी शांतिपूर्ण दुनिया में रहती थी, वह कैसे गायब हो सकती है? समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। डेमियन ने एपिरॉन से अधिक जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। इसने डेमियन के साथ अपनी स्मृति साझा की ताकि उसे पता चल सके कि वह क्या जानता है। उस दिन लगभग 2 साल पहले क्लेयर वॉटसन हमेशा की तरह अपना काम कर रही थी। उसकी दिनचर्या में कोई विचित्रता नहीं थी, न ही उसके आसपास के वातावरण में कोई बदलाव आया। जब रात हुई तो वह एडिलेयर एम्पायर शाही महल में अपने कमरे की बालकनी पर बैठी सितारों को देख रही थी। एक सेकंड के लिए डेमियन को ऐसा लगा जैसे वह उसके मायावी रूप को घूर रही थी, उसे स्वर्ग से देख रही थी। और फिर वह गायब हो गई। बिना किसी पूर्व चेतावनी के, बिना मन के उतार चढ़ाव के और किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना वह पृथ्वी के मुख से गायब हो गई। डेमियन ने कुछ भी करने का मूड खो दिया। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, यह सच है कि उसकी मां एक नश्वर से ज्यादा बेहतर नहीं थी। अगर उसे कुछ हो गया तो
एपिरॉन के आसमान में उसकी निगाहें बर्फीली थीं। उसने रोज को सैंक्चुअरी से बुलाया और बिना ज्यादा बातचीत किए उसे उसके पिता से मिलने के लिए भेज दिया। उसने तुरंत उसकी आंखों में परेशान रोशनी देखी लेकिन कुछ नहीं कहा। जब डेमियन इस स्थिति में आया तो कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सका, यहां तक कि वह भी नहीं। अकेला छोड़ दिया गया, डेमियन भाग गया और हेलिया वन में एक विशिष्ट स्थान पर पहुंच गया। कर्ट का पोर्टल यहीं स्थित था। यदि विश्वकोर को भी कोई ज्ञान नहीं था तो एकमात्र व्यक्ति जो उसे सहायता दे सकता था वह विश्व का एकमात्र देवता था जो प्रथम कालकोठरी की गहराई में फंसा हुआ था। टियामेट एपिरॉन की तुलना में स्थिति को अधिक सहजता से देखने में सक्षम होगी और ऐसी अफवाह थी कि उसके एडवेंचरर गिल्ड से संबंध हैं। यदि वह उन ताकतों को संगठित कर पाती। मैं यहां तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बच्चे। उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली वह संतोषजनक नहीं थी। कालकोठरी की 100वीं मंजिल पर मौजूद खूबसूरत नॉक्स महिला ने जब उससे सवाल किया तो उसने असहाय होकर कंधे उचका दिए, जिससे पता चला कि उसके हाथ बंधे हुए थे। कितना? डेमियन ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास कोई विचार न हो। आप क्या चाहते हैं? उसने दबाव डाला। तियामत के मन में उसके बारे में सकारात्मक धारणा रही होगी, लेकिन यह केवल इसलिए था क्योंकि वह उसकी मदद कर सकता था। वह बिना कुछ लिए मदद देने वाली नहीं थी। तियामत मुस्कुराया, उसकी ओर तिरछी नजर से देखते हुए। तुम्हें अभी भी आखिरी बार मुझ पर एहसान है, नहीं? तुमने यह अपनी इच्छा से किया है। इसका जिक्र मत करो। लेकिन जिस कारण से मैंने आपकी मदद की वह सरल था। आपको इसे किसी से भी बेहतर समझना चाहिए। डेमियन ने भौहें चढ़ा लीं और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जब ऑलव्यूइंग आइज सक्रिय हुई तो वह उसे इस स्थान पर रहने के लिए मजबूर करने वाली ईथर जंजीरों को देखने में सक्षम हुआ। कुल मिलाकर 99 थे, प्रत्येक की मोटाई एक आदमी की बाह की मोटाई से दोगुनी थी। मैं एक तोड़ दूंगा। 5 मेरी क्षमता से परे हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा 3 कर सकता हूं। सचमुच? हालांकि जहां तक मैं देख सकता हूं, आप चाहें तो उनमें से लगभग आधे को तोड़ सकते हैं। मुख्य शब्द अगर मैं चाहूं। अब त्योरियां चढ़ाने की बारी तियामत की थी। उनके बीच जो समझौता हुआ था वह कुछ ऐसा था जिसका उपयोग डेमियन मुक्त होने के बाद उसे अपने अधीन करने के लिए करेगा। यदि उसने पूर्व समझौतों की परवाह किए बिना अपनी वर्तमान ताकत के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो तियामत अभी भी अपने प्रभाव से बाहर कार्य करने के तरीके खोज सकता है। क्या वह तब तक सतर्क था जब तक वह उसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो गया? बेवकूफ लड़का। वह नाराज नहीं थी। कुछ भी हो, तियामत ने उसे इस विशेषता के लिए अधिक पसंद किया क्योंकि दूसरों पर भरोसा करना था। बहुत अच्छा। यदि आप इनमें से 3 जंजीरों को तोड़ सकते हैं तो मैं आपको दिशा दूंगा। डेमियन ने सिर हिलाया और अपना हाथ काट दिया। शून्य मैना उससे फैलते हुए एक ब्लेड में एकत्रित हो गया। बजना, बजना, बजना। ध्वनि ऐसी थी मानो वे भौतिक हों। 3 जंजीरें टूट गईं और टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गईं। यहां तक कि तियामत को भी उसके बेपरवाह रवैये पर आश्चर्यचकित होना पड़ा। मैं अभी बहुत अच्छे मूड में नहीं हूं। अगर आपको कुछ कहना है तो मामला सुलझने तक इंतजार करें। हम। तियामत ने आह भरी और सिर हिलाया। इस बच्चे की क्षमता बहुत भयावह है। शायद वह व्यक्ति जो गायब हो गया, संभवतः उसे अन्य ताकतों द्वारा नहीं छीना गया था। तियामत ने जो पहला काम किया वह था आश्वासन देना।
यहाँ तक कि अगर किसी अन्य देवता ने काम किया होता तो भी मैं इसे महसूस कर पाता। मुझे कम से कम इतना तो भरोसा है। उसका गायब होना उससे कहीं अधिक बड़ी बात है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन की कठोर अभिव्यक्ति ढीली नहीं हुई, लेकिन उसका मन कुछ हद तक शांत हो गया। यदि उसे अन्य ताकतों द्वारा नहीं छीना गया होता तो उसे आश्वस्त किया जा सकता था कि दुश्मनों द्वारा उसका उपयोग किसी दुखद घटना के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन आखिरकार इसका मतलब क्या था? जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे पास वह उत्तर नहीं है जो आप चाहते हैं। यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको अपना उत्तर तैरते शहर में मिलेगा। तैरता हुआ शहर। तियामत ने कंधे उचकाए। मुझसे मत पूछो। मैं इसे केवल अस्पष्ट रूप से समझता हूं। क्या मुझसे अपेक्षा करें कि मैं अपनी वर्तमान स्थिति से स्पष्ट रूप से जान सकूं? काफी उचित। तियामत ने उसकी घोर उपेक्षा से थोड़ा आहत होकर अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगर यह एक तैरता हुआ शहर है, क्या ऐसा हो सकता है? केवल एक ही जगह थी जिसके बारे में डेमियन सोच सकता था। निफ्लहेम का आखिरी अवशेष शहर लिन कार्टर के आदेश पर एक युद्ध मशीन में बदल गया। मुझे नहीं पता कि मेरा अनुमान कितना सही है, लेकिन मेरे पास जांचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डेमियन का शरीर कांप उठा और बिना कुछ कहे गायब हो गया। हम बिल्कुल भी शालीनता नहीं, तियामत ने खुद से शिकायत की। धन्यवाद। डेमियन की आवाज शून्य से निकली। दो और अलौकिक जंजीरें अपने आप टूट गईं और अंततः उसकी उपस्थिति गायब हो गई। तियामत मुस्कुराया। सचमुच कितना निर्लज्ज लड़का है। डेमियन के पास अभी दो विकल्प थे। या तो वह हर संभावित स्थिति की कल्पना करते हुए नकारात्मकता के चक्र में डूब सकता है, या वह केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर बिना सोचे समझे आगे बढ़ सकता है। उसने जो चुना वह बाद वाला था। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नजरअंदाज करते हुए पूरे ब्रह्मांड में टेलीपोर्ट किया। तथाकथित तैरता हुआ शहर उड़ने वाले युद्धपोत में तब्दील होने से पहले इसे हब सिटी एवलॉन के नाम से जाना जाता था। जब पांचवें प्राइमल संप्रभु के जागने पर अनाम दुनिया ढह गई तो एवलॉन नष्ट दुनिया के बचे लोगों के रहने के लिए एकमात्र स्थान था। यहाँ तक कि रोज और बाकियों को भी उस शहर में लिन के प्रयासों से बचा लिया गया था। अब यह क्लाउड प्लेन के वातावरण से ज्यादा दूर नहीं था। वर्तमान में इसका उपयोग मानव डोमेन के सबसे बड़े शोध संस्थान के रूप में किया जा रहा था, जो अनंत विस्तार कर रहा था और अनगिनत प्रौद्योगिकियों और कलाकृतियों का निर्माण कर रहा था जो सेक्टर की शक्ति स्तर को तेजी से बढ़ा सकते थे। यहाँ तक कि निफ्लहेम का पुराना आर्टिफैक्ट डुप्लीकेशन भी उनके द्वारा उठाया गया था। फिर भी चाहे यह कितना भी बड़ा हो गया हो और चाहे कितना भी बदल गया हो, एक चीज थी जो स्थिर रही। हर नए विकास का केंद्र लिन कार्टर थी। एक महिला को इतनी खूबसूरती से नवाचार करने की क्षमता के कारण भगवान के हाथ की उपाधि दी गई थी। और अब यह भगवान का हाथ, डेमियन का पुराना सहयोगी, उसकी यात्रा का लक्ष्य था। यदि एवलॉन का वास्तव में उसकी मां से कोई लेना देना होता तो वह ही होती जो इसके बारे में जानती। अगर उत्तर यहाँ नहीं है, वह सचमुच नहीं जानता था कि वह क्या करेगा। अध्याय 1118 क्लेयर वॉटसन 2। लिन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए किसी के लिए भी उससे मिलना आसान नहीं था। डेमियन मानव क्षेत्र में एक पौराणिक अस्तित्व रहा होगा, लेकिन वह मूल्य केवल उसके नाम से जुड़ा था। बहुत से लोग उसका चेहरा नहीं जानते थे, इसलिए वह अनावश्यक परेशानी पैदा किए बिना अपनी स्थिति का उपयोग नहीं कर सका। इसीलिए अपनी वर्तमान स्थिति में भी डेमियन उसे देखने से पहले कुछ देर इंतजार करने के लिए तैयार था।
फिर भी ऐसा लगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे तुम्हारा इंतजार था, जो अब अनिवार्य रूप से एक तैरता हुआ महाद्वीप था। उसके किनारे पर खड़ा कोई और नहीं बल्कि सुनहरे बालों वाला शोधकर्ता डेमियन देखने आया था। वह खुश नहीं था। कुछ भी हो, उसके सीने में अजीब सा एहसास और भी बदतर हो गया। लिन कार्टर को ब्रह्मांड में एक प्रवर्तक के रूप में जाना जाता था, लेकिन वह उससे कहीं अधिक थी। वह एक रणनीतिक प्रतिभा थी जिसके दिमाग से डेमियन भी भयभीत था। एक समय नॉक्स की गुलाम रही लिन कार्टर ने खुद को और अपने लोगों को आजाद कराने के लिए अकेले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। डेमियन और लड़कियों ने पृथ्वी पर अपनी पहली यात्रा के दौरान जिन योजनाओं की खोज की, जहां उन्होंने पहली बार लिन को भी देखा, मानव डोमेन में नॉक्स की गतिविधि डेमियन द्वारा हल नहीं की गई थी। निफ्लहेम के साथ संपूर्ण युद्ध की परिणति इसलिए संभव हुई क्योंकि लिन कार्टर पहले से ही कई वर्षों से रैथ की योजनाओं को अंदर से नष्ट कर रहे थे। जब डेमियन को समीकरण में जोड़ा गया तो उसने क्रोध की अतार्किक शक्तिलालसा को भड़का दिया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उसने अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए इसका फायदा उठाया। जितना धैर्य और समय चाहिए था वह डेमियन के पास नहीं था। जब ऐसी सोच रखने वाली एक महिला ने ऐसा वाक्य कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो यह आमतौर पर कुछ भी अच्छा नहीं था। डेमियन ने उसके अभिवादन का जवाब नहीं दिया, सिर हिलाया और सुविधा के अंदर उसके नेतृत्व का अनुसरण किया। इसने काफी हद तक इवोटेक को प्रतिबिंबित किया, शायद इसलिए कि यह एक शोध समर्पित संगठन भी था। फिर भी मूल हब सिटी एवलॉन के कुछ स्टीमपंक सौंदर्य शास्त्र को नीरस अनुसंधान वातावरण में मिलाया गया, जिससे इसे ऐसे चरित्र का स्पर्श मिला जिसकी ऐसी जगह से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। यहाँ चाहे वह एक सामान्य लोहार हो या अपने क्षेत्र के शिखर पर एक वैज्ञानिक हो, किसी को भी महान बनने का अवसर मिल सकता है, जब तक कि उनके पास उनकी महत्वाकांक्षाओं से मेल खाने की क्षमता या कौशल हो। डेमियन ने मन ही मन उस वातावरण की सराहना की जिसे लिन ने इस स्थान पर विकसित किया था, क्योंकि वह उस स्थान से होते हुए उसके केंद्र में बड़ी गगनचुंबी इमारत में उसका पीछा कर रहा था। उन्होंने एक एलिवेटर जैसी संरचना में कदम रखा, जिसने उन्हें तुरंत ऊपरी मंजिल पर टेलीपोर्ट कर दिया। कितना आसान! धन्यवाद, आप प्रेरणा थे। क्या मुझे खुशामद करनी चाहिए? हाँ, हाँ, आपको करना चाहिए। डेमियन ने अपनी भौं उठाई। वह पहले से कुछ अलग लग रही थीं। वह अपनी मेज पर गईं और यहाँ के नेता के लिए लगी बड़ी कुर्सी पर बैठ गईं और उन्हें अपने सामने वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन को नहीं पता था कि इस भावना का वर्णन कैसे किया जाए। क्या वह अब और अधिक मानवीय थी? हाँ, यह संभवतः वही है जो आप सोच रहे हैं। हम यहाँ अपने मन की रक्षा करो, अन्यथा तुम्हारे विचार दिखाई देंगे। डेमियन ने एक बार फिर अपनी भौं उठाई और कमरे में अपनी जागरूकता भेजी। वास्तव में अंतरिक्ष की तहों में छिपी एक ऐसी संरचना थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जैसी कि भगवान के हाथ की अपेक्षा थी। मुझे ऐसा मत कहो। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्या पूछने आया हूँ, ठीक है? डेमियन ने अपनी सीट लेते हुए अपनी बातचीत को मुख्य विषय पर ले जाया। मैं करती हूँ, लिन ने अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ रखते हुए जवाब दिया। आशा के अनुसार जब डेमियन यहाँ आ रहा था तो उसके पास इस पर विचार करने के लिए कुछ समय था। तार्किक रूप से कहें तो तियामत के पास एवलॉन के अस्तित्व के बारे में जानने का कोई रास्ता नहीं था। उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उसकी जागरूकता एपिरॉन से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए इसके अस्तित्व के बारे में अनुमान लगाना भी उसके प्रभाव से परे था। वह केवल एक ही तरीके से जान सकती थी।
अगर किसी ने उससे कहा कि मुझे यहाँ मार्गदर्शन करने के लिए, उसने अपना ध्यान वापस लिन की ओर लगाया। इस बिंदु तक उनकी चिंता पूरी तरह से खत्म हो गई थी, क्योंकि यह स्थिति किसी संकट की नहीं बल्कि जानबूझकर की गई कोई बात लग रही थी। तुम्हारी माँ, लिन ने बिना समय बर्बाद किए शुरू किया, जितनी आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक महान अस्तित्व है। क्लेयर वॉटसन। डेमियन उसे एक नश्वर महिला, एक संघर्षरत एकल माँ के रूप में जानता था जिसने जीवन भर उसकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया, भले ही उसके प्रयास हमेशा उस तरह से प्रतिबिंबित नहीं हुए जैसा वह चाहती थी। फिर भी जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे समझ आने लगी। उनके पिता की स्थिति के बावजूद उनकी प्रतिभा संभव नहीं थी, और उनके पिता की स्थिति के कारण उनका गर्भाधान स्वयं एक अनसुलझा रहस्य था। आखिरकार देवता निचले ब्रह्मांड में नहीं उतर सकते थे। डेमियन ने लिन के मुंह से जो कहानी सुनी वह बेतुकी थी, लेकिन वास्तव में यही कारण था कि इसका अर्थ समझ में आया। क्लेयर वॉटसन भी स्वर्गीय दुनिया से एक दिव्य व्यक्ति थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दांते वॉयड और उनके वॉयड पैलेस को उस दुनिया में महान दर्जा प्राप्त था, और वह महिला थी जो उस महान प्रभाव की मालकिन और साम्राज्ञी बन गई। हालांकि त्रासदी हुई, यहाँ तक कि लिन को भी पूरी कहानी नहीं पता थी, लेकिन किसी तरह दांते वॉयड की दिव्यता टूट गई और वह स्वर्ग से गिर गया और छिपने और स्वस्थ होने के लिए पृथ्वी को जगह के रूप में चुना। क्लेयर ने उसका पीछा किया, अपने प्यार से अलग होने को तैयार नहीं थी और नीचे उतरने के लिए अपनी दिव्यता को खंडित कर दिया। इस बिंदु तक कोई समस्या नहीं थी। यदि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि होना चाहिए था, तो वे कुछ दर्जन वर्षों के भीतर ठीक हो गए होते और स्वर्गीय दुनिया में लौट आए होते। समस्या कहीं और थी। उसकी दिव्य आत्मा के घायल होने और ठहराव के साथ उसके खाली बर्तन में एक नई चेतना का जन्म हुआ। यह चेतना क्लेयर वॉटसन बन गई। उसकी मूल यादें उसकी सच्ची आत्मा के साथ बंद थीं, और जब दांते ने उसे पाया तो उसकी शक्ति उसे वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि जिस अजन्मे बच्चे की उन्होंने त्रासदी से पहले कल्पना की थी वह अभी भी उसके पेट में जीवित था। वे उस बच्चे को छोड़ नहीं सकते थे। डेमियन का जन्म हुआ और दांते और क्लेयर ने पृथ्वी पर नश्वर लोगों के रूप में जीवन शुरू किया। आगे क्या हुआ, जैसा कि डेमियन अच्छी तरह से जानता था, दांते को अपने जीवन में जल्दी ही उसे और उसकी मां को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। क्लेयर की स्थिति अनसुलझी रही, और जब विश्व जागृति हुई तो वातावरण में मन ने उसकी दिव्य आत्मा को हिला दिया, जिससे वह मन की बीमारी की तरह दिखने वाली कोमा में चली गई। हालांकि डेमियन द्वारा उसे अमृत पिलाने के बाद उसके शरीर और यहाँ तक कि उसकी दिव्य आत्मा को भी बढ़ावा मिला। जब क्लेयर ने स्वप्न के प्रति आत्मीयता को जागृत किया तो अंततः उसकी दो अलग अलग चेतनाओं को विलय करने का मौका दिया गया, जिससे वह उस व्यक्ति में वापस आ गई जब वह एक दिव्य के रूप में थी, जबकि क्लेयर के रूप में उसकी भावनाओं को बरकरार रखा गया था। यह वह कहानी थी जो लिन कार्टर जानती थी। स्वाभाविक रूप से कई छेद थे जिन्होंने इसकी निरंतरता को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इससे डेमियन को पहले से ही कई चीजों का अंदाजा हो गया था जिनके बारे में वह उत्सुक था। जहां तक कैसे की बात है तो लिन को पता था, मैं उसका अवतार हूं। मुझे आपकी सहायता करने के उद्देश्य से बनाया गया था, नॉक्स को आपसे लंबे समय तक दूर रखने के लिए, ताकि आप अपनी शक्ति बढ़ा सकें। ठीक है, लिन कार्टर कभी भी एक सच्चे इंसान नहीं थे, बल्कि क्लेयर वॉटसन की इच्छा का प्रतिबिंब थे। फिर आपकी बहन, आपकी महत्वाकांक्षा, यह सब। असली उत्तर अप्रत्याशित था।
हो सकता है कि मुझे आपकी सहायता करने के लिए बनाया गया हो और मुझे सौंपा गया हो, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत हद तक मेरी अपनी थीं। आपकी माँ के साथ मेरा रिश्ता, जबकि वह मेरी निर्माता हैं, अधिक सहयोग का था। अवतार शायद पहली बार में इस्तेमाल किया जाने वाला गलत शब्द था। यह कहना बेहतर होगा कि लिन एक प्रेषित था। फिर भी एक अवतार के रूप में उसके स्वभाव ने उसे क्लेयर की यादों के एक हिस्से तक पहुंच प्रदान की, और वह हिस्सा वह था जो उसने डेमियन के साथ साझा किया था। फिर अभी मेरी माँ है। संभवतः स्वर्गीय दुनिया में। डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इसकी उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह तैयार नहीं था। वास्तव में इस समय वह उन सवालों से जूझ रहा था जो उसे पूछने थे। इस निराशाजनक रूप से अस्पष्ट कहानी को आधार बनाना पड़ा। बाकी तो उसे जानना था, क्योंकि अप्रत्याशित रूप से यह घटना उसके मूल के रहस्यों को जानने की कुंजी थी जिसे वह जानता भी नहीं था कि उसे तलाश करनी चाहिए थी। अध्याय 1119 एपिरॉन 1। डेमियन ने लिन से जो बातें सीखी वे इस प्रकार थीं। सबसे पहले, उनके माता पिता दोनों स्पष्ट रूप से स्वर्गीय दुनिया के देवता थे। दूसरे, उनकी कहानियां सामान्य से अधिक कुछ नहीं थीं, वे उतार चढ़ाव से भरी थीं जिन्हें उन्हें उजागर करना था। और तीसरा, चाहे उनकी स्थिति या स्थिति कुछ भी हो, उन्होंने सत्ता तक उनकी यात्रा को स्थिर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जब वास्तविक जानकारी की बात आती है, तो लिन जो प्रदान कर सकती थी वह नगण्य था, क्योंकि वह जो जानती थी वह केवल वही था जो क्लेयर डेमियन को बताना चाहती थी। उनकी माँ स्पष्ट रूप से उनसे अपने मूल का पीछा करने और अपने बारे में राय बनाने का आग्रह कर रही थीं। हमेशा की तरह उनके माता पिता ने उनके स्वतंत्रता के अधिकार का पूरा समर्थन किया। बातचीत खत्म होने के कई मिनट बाद डेमियन और लिन अपनी अपनी स्थिति में बैठे रहे। डेमियन के लिए इस समय का उपयोग अपने विचारों को सुलझाने के लिए किया गया था। उसका अस्तित्व अब और अधिक अर्थपूर्ण हो गया है। अंतरिक्ष के प्रति उनमें अद्भुत प्रतिभा उनके पिता से आई थी, लेकिन डेमियन का शरीर उससे कहीं अधिक मायनों में अद्वितीय था। शून्य अपनी संरचना को बदलने में सक्षम था ताकि वह नई समानताएं स्वीकार कर सके, लेकिन तथ्य यह है कि वह स्वाभाविक रूप से और विकास के अत्यधिक दर्द को सहन किए बिना ऐसा करने में सक्षम था। यह दर्शाता है कि उसके पास पहले से ही उनका अभ्यास करने के लिए एक अस्पष्ट योग्यता थी। एक ईश्वर का पुत्र और एक नश्वर पुत्र केवल इतना ही हो सकता है। लेकिन डेमियन का खून न केवल दो देवताओं से, बल्कि दो बहुत शक्तिशाली देवताओं से विरासत में मिला था। उसके कंधों पर बहुत कुछ था, बहुत कुछ वह केवल ऊपर चढ़कर और शून्य महल का सामना करके ही सीख सकता था, लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट था। अस्थिर होने के बजाय यह जानकारी कुछ हद तक शांत करने वाली है। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता अब किस स्थिति में हैं, लेकिन अगर माँ में खुद की रक्षा करने की क्षमता है तो मैं निश्चिंत हो सकती हूँ। लिन ने भले ही अपने रिश्ते को सहयोग कहा हो, लेकिन वह अपनी आंखों में श्रद्धा की हल्की सी रोशनी नहीं छिपा सकी। क्लेयर वॉटसन का असली चेहरा कोई छोटा किरदार नहीं हो सकता। हूँ? डेमियन ने अशुद्ध हवा का झोंका छोड़ा और लिन की ओर देखा। ठीक है, यह तय हो गया है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। वह खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हुआ। उसके पास घूमने के लिए अभी भी कई जगहें थीं और उसे रोज को आश्वस्त करना था कि वह ठीक है। तथापि इंतजार। लिन ने भी खड़े होकर उसे रोका। उन्होंने कहा, जब आपकी माँ चली गईं, तो मेरे लिए उनका अंतिम उपहार व्यक्तित्व था। उन्होंने संबंध तोड़ दिए और अब मैं खुद एक इंसान बन गई हूँ। डेमियन ने सिर हिलाया। अब वह उस भावना को समझ रहा है जो वह उससे मिलने के बाद से प्राप्त कर रहा था,
और उसकी बात सुनने के लिए उत्सुक था। लिन ने अत्यंत गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। मैं उनके मार्गदर्शन के लिए अपना आभार नहीं चुका सकता, भले ही मैं अपनी जान जोखिम में डाल दूं, इसलिए मैं एक निर्णय पर आया हूं। डेमियन अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कई मिनट पहले तक विचार में खोया हुआ था। लिन के पास भी कुछ ऐसा था जिस पर उसे विचार करने की आवश्यकता थी। और डेमियन के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद उसने अपनी इच्छा पक्की कर ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं आपका अनुसरण करूंगा। हम। डेमियन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मैं आपका अनुसरण करूंगा। अब से एवलॉन की सुविधाएं आपकी होंगी, लिन ने दोहराया और निर्दिष्ट किया, जिससे उसे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं मिली। और वह एक पल के लिए झिझकी। मैं अपनी सुविधाओं को उस स्थान पर ले जाना चाहता हूं। उस जगह, उसने कहा कि तुम समझ जाओगे। उसने किया। वह स्थान केवल अभयारण्य ही हो सकता है। सब कुछ सोचते हुए भी यह आश्चर्य की बात थी कि उसकी मां को इसके बारे में पता था, लेकिन डेमियन अब तक आश्चर्यचकित होने की हद तक पहुंच चुका था। जो महत्वपूर्ण था वह यह था कि उसके दबाव और लिन के स्वयं के दृढ़ संकल्प के साथ एवलॉन को उसकी संपत्ति बनना था। डेमियन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह निर्णय लेना कठिन नहीं था, लेकिन जो योजना वह मूल रूप से शांति के अपने शेष वर्ष के साथ पूरा करने जा रहा था, शायद वह उचित मार्ग नहीं था। अगर मैं इसके बजाय इसे इस तरह से करूं, उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। ठीक है, उसने अपना हाथ बाहर निकालते हुए कहा। लिन कार्टर, मैं हमारे सहयोग की आशा करता हूं, जैसा मैं करता हूं। लिन मुस्कुराया और हाथ हिलाया। इस समय डेमियन को पता नहीं था। वह नहीं जानता था कि लिन कार्टर सैंक्चुअरी के विकास की कुंजी थी। उस दिन एवलॉन तारों भरे आकाश से गायब हो गया। क्लाउड प्लेन पर हंगामा मच गया, जहां से तैरता हुआ महाद्वीप दिखाई दे रहा था और तेजी से मानव क्षेत्र में फैल गया। इसके साथ ही एक और अफवाह आई। स्वर्ग का क्रोध, युवा प्रतिभा जिसे अब डेमियन वॉयड के नाम से याद किया जाता है, इस गायब होने का कारण था। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसकी उपस्थिति अभी तक मानव क्षेत्र में देखी ही नहीं गई थी। डेमियन लिन को आसानी से अभयारण्य में ले गया और काम पूरा होने के बाद एपिरॉन लौट आया। वह सेक्टर में पागलपन भरी हरकतें करने वाला नहीं था, लेकिन सबसे पहले वह अपनी निजी यात्राएं खत्म करने जा रहा था। स्वाभाविक रूप से उनका पहला पड़ाव एडिलेयर साम्राज्य था। वह हरे भरे खेतों में उतरा जिसे वह अच्छी तरह से जानता था, और अब एक बार फिर उस वातावरण का आनंद उठाया जब उसके दिल पर छोटा लेकिन भयानक हमला खत्म हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या मुझे पहले आर्चडेल जाना चाहिए या सीधे अरोरा जाना चाहिए? उसका पुराना दोस्त वोरमेक, जिसने उसके लिए और यहाँ तक कि उसकी महिलाओं के लिए भी कम कीमत पर हथियार तैयार किए थे, वह ऐसा व्यक्ति था जिसे वह इतने लंबे समय के बाद फिर से देखना चाहता था। लेकिन जब वह चली गई तो रोज निश्चित रूप से चिंतित थी। आइए पहले वह करें। वह महल में टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ा जब डेमियन। पीछे से एक औरत की आवाज आई। डेमियन की अभिव्यक्ति गिर गई। वह रोबोटिक तरीके से घूमा और बिल्कुल वही पाया जो वह न देखने की उम्मीद कर रहा था। एलिया, जुनूनी जानवर महारानी, अपनी बाहें फैलाकर उस पर हमला कर रही थी, उसकी मंजूरी के साथ या उसके बिना उसे गले लगाने के लिए तैयार थी। टकराना। हालांकि उसे एक अदृश्य दीवार ने रोक दिया था, या यूं कहें कि एक महिला के हस्तक्षेप से उसे रोक दिया गया। ज़ारा अपने मानवीय रूप में डेमियन की छाया से सामने आई
उसका हाथ बाहर था और उसका मन जानवर महारानी को और करीब आने से रोक रहा था। वह तुम्हें नहीं चाहता। पहले ही हार मान लो, उसने रुखाई से कहा। छोड़ दो। मैं? तुम कौन होते हो ऐसी बात कहने वाले? आलिया ने जवाब दिया, ज़ारा का मुकाबला करने के लिए अपने मन का उपयोग करते हुए, और सीधी खड़ी हो गई। दो भेड़िया महिलाएं एक दूसरे को घूर रही थीं, उनकी नजरें टकरा रही थीं, जबकि डेमियन बगल से देख रहा था। एक साथ खड़े होकर वे वास्तव में काफी आकर्षक लग रहे थे। एक तरफ ज़ारा का अंधेरा, उसके काले बाल और सुनहरी आंखें थीं, जबकि दूसरी तरफ आलिया की रोशनी, उसकी विशेषताएं प्लैटिनम सिल्वर थीं। वे बिल्कुल विपरीत थे, जो यिन और यांग की तरह एक दूसरे की सराहना करते थे, अपने व्यक्तित्व के स्तर तक। डेमियन मुस्कुराया, उसके दिमाग में एक विचार आ रहा था। ज़ारा, उसका मनोरंजन करो। अगर तुम उसका ध्यान मेरे यहाँ पहुँचने तक भटका सको तो मैं तुम्हें उचित इनाम दूंगा, उसने मानसिक संचरण के माध्यम से कहा। ज़ारा ने अपनी भौहें अनजाने में ऊपर उठाईं, फिर भी वह अपने विपरीत का सामना कर रही थी। कैसा इनाम? उसने वापस भेज दिया। आप क्या चाहते हैं? मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। भविष्य में मुझे किसी भी प्रकार का उपकार करने का वादा करो और मैं सुनूंगा। किसी भी प्रकार का? कोई प्रतिबंध नहीं। बुनियादी बातों को छोड़कर। डेमियन मुस्कुराया। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अग्रिम धन्यवाद। इसका जिक्र मत करो। जब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था तब से मैं उससे लड़ना चाहता था। यह एक अच्छा मौका है। डेमियन ने आलिया की ओर देखा, जिसने ज़ारा की रक्षा से आगे निकलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी लड़ाई शुरू होने की प्रक्रिया में थी। ठीक है, बस सावधान रहो। दुनिया को बहुत अधिक नुकसान मत पहुंचाओ। आप इसे ठीक कर सकते हैं, नहीं? हाँ, लेकिन यह प्रयास है। हे, फिर कुछ प्रयास करो। डेमियन ने अपनी आंखें घुमाईं और जवाब देना बंद कर दिया। यदि उसने अब और कहा तो वह निश्चित रूप से चेहरा खो देगा। फिलहाल कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका पलायन था, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। अध्याय 1120 एपिरोन 2। सच तो यह है कि डेमियन को ज़ारा और एलिया के बीच कुछ और भी महसूस हुआ। यह एक अलौकिक चीज थी, उन कई संबंधों के समान जो उसने अपने और अन्य प्राणियों के बीच महसूस किए थे। उसे ज़ारा का वह क्षण अभी भी याद है, जब नेक्सस इवेंट शुरू होने से पहले डेमियन इस दुनिया के शासकों से मिला था। तब ज़ारा को अजीब संबंध महसूस हुआ, और उसके अपरिपक्व दिमाग ने तुरंत उसे जानवर महारानी के खिलाफ सतर्क कर दिया। अब जब वह खुद एक विशेषज्ञ बन गई है, तो उसके लिए इस संबंध का सामना करने का यह सही समय था। चूंकि हम ह्यूमन डोमेन में हैं, वह बाहरी हस्तक्षेप की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। व्यापक ब्रह्मांड में लौटने से पहले मुझे उसके वंश को छुपाने का एक तरीका खोजना होगा। बाकी सब कुछ ज़ारा पर निर्भर था। डेमियन का ध्यान एक आदमी के लिए सबसे डरावनी चीज पर था, ससुराल वालों से मुलाकात। वर्तमान डेमियन एक वयस्क व्यक्ति था। जब उसने एक युवा के रूप में अपने दुस्साहस को देखा, तो वह एक गड्ढे में रेंगकर मरना चाहता था। वह उस समय निश्चित रूप से एक समझदार व्यक्ति नहीं था। महल में लौटकर डेमियन को पहले से कहीं अधिक घबराहट महसूस हुई, क्योंकि आखिरकार उन्होंने रोज के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी। यह कुछ ऐसा था जिसका वादा उन्होंने सम्राट एडिलेयर से बहुत पहले किया था। महल के द्वार से गुजरते हुए डेमियन ने अपना सारा आत्मविश्वास इकट्ठा कर लिया। गार्डों ने उसकी पहचान पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उसके गुजरते समय सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जब वह मुख्य भवन में दाखिल हुए,
तो एक नौकरानी उन्हें सिंहासन कक्ष तक ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। उसने सचमुच सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। हुआ पुराने जमाने के सिंहासन कक्ष के दरवाजे, जो व्यावहारिक रूप से बहुत बड़े थे, उसके लिए खोले गए और एडिलेयर सम्राट की दबंग छवि का पता चला। उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी, उसकी आंखों में उदासीन दृष्टि जरा भी नहीं बदली थी। जब उन्होंने डेमियन को देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के उस युवक को आंकना शुरू कर दिया। पूरी ईमानदारी से कहूँ तो पहली बार जब वह इस बच्चे से मिले तो जहां उन्होंने उसके साहस की प्रशंसा की, वहीं वे उसके भविष्य को लेकर चिंतित भी हुए। उस समय का डेमियन जीवन में कहीं भी पहुंचने के लिए बहुत बिखरा हुआ था। यहाँ तक कि जब उसने उससे गुलाब का वादा किया तब भी उसने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उसे बाद में एहसास हुआ कि वह इस लड़के की कितनी परवाह करती थी, लेकिन यह बात उसके दिमाग में दर्ज नहीं हुई। एक पिता इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर सकता है कि उसकी बेटी को छीना जा रहा है। फिर भी जब रोज पिछली बार घर वापस आई तो वह पवित्र नहीं रह गई थी और उसका पूरा दिमाग अपने खोए हुए प्यार को पाने पर केंद्रित लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और इस बार वह अपनी उंगली पर अंगूठी लेकर वापस आई। उनके रिश्ते में प्रगति, डेमियन का विकास जो उसने विशेष रूप से रोज के माध्यम से देखा था, अंततः उसके सामने प्रदर्शित किया गया। उसने जिस आदमी को देखा उसके बाल छोटे कटे हुए थे, जो कि उसके जंगली बालों से बहुत अलग थे। कुल मिलाकर उनका स्वरूप अधिक परिष्कृत और परिपक्व था। यह तथ्य उनके अन्य पहलुओं में परिलक्षित होता है। उसकी आभा समाहित थी और उसके शरीर से शांति की हवा निकल रही थी। उनकी आंखों की रोशनी में वर्षों के अनुभव से इकट्ठा किया गया ज्ञान था, एक नज़र जो वर्तमान में छिपने के बजाय भविष्य की ओर देखती थी। इस आदमी को इतने साल पहले के बच्चे के रूप में देखना कठिन था। डेमियन तब तक चलता रहा जब तक कि वह सिंहासन के मंच से केवल कुछ फीट की दूरी पर नहीं था और उसने सम्राट की आंखों में देखा। उन्होंने अपने शरीर को पूरे 90 डिग्री तक झुकाया और अपने दिल की बात कही। कृपया मुझे अपनी बेटी से शादी करने का आशीर्वाद दें। उनके शब्द अपने इस ससुर को खुश करने के लिए सीधे और बिना किसी फूल के थे, क्योंकि जो कुछ भी कहने की जरूरत थी वह उसकी आंखों से देखा जा सकता था। जेम्स एडिलेयर को यहाँ क्या करना था? उसे अस्वीकार करें? उसका परीक्षण करें? अरे क्या वह अब अपने दामाद को भी युद्ध में हरा सकता है? युवा पीढ़ी उस बिंदु तक बढ़ गई जहां पुरानी पीढ़ी केवल यह स्वीकार कर सकती थी कि वे अतीत थे। वह झुके हुए आदमी की ओर देखकर कुटिलता से मुस्कुराया। यह पूरी बातचीत समारोह के लिए थी। चाहे उसने कुछ भी कहा हो, जेम्स के पास उनके मिलन को रोकने की शक्ति नहीं थी। फिर भी तथ्य यह है कि उनकी स्वीकृति अभी भी मांगी जा रही थी। यह एक पिता के रूप में उनकी भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। क्या हमने पहले ही यह वादा नहीं किया है? मेरी बेटी आपके जादू से बहुत समय से मोहित है और मैंने आपको अस्वीकार नहीं किया है। वह खड़ा हुआ और डेमियन के पास आया। उसने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और उसे उठाया। बेशक मैं आपके मिलन का समर्थन करूंगा। अगर कोई है जिसे मैं विश्वास के साथ अपनी बेटी सौंप सकता हूं तो वह आप हैं। डेमियन मुस्कुराया। धन्यवाद सर, मैं आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। जेम्स ने सिर हिलाया और मुड़ गया। उस नोट पर आपको काम करना है। मेरी बेटी इसके लिए उपस्थित रहना चाहती थी। डेमियन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या कोई मौका है कि हम इसे दूसरी बार क्रियान्वित कर सकें? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिल्कुल भी नहीं। लानत है। ससुर की स्वीकृति आसान थी, लेकिन होने वाली पत्नी को खुश करना एक कठिन काम था।
डेमियन अपना सिर लटकाए हुए सिंहासन कक्ष से बाहर चला गया। चाहे वह कितना भी बूढ़ा या शक्तिशाली क्यों न हो जाए, वह कभी भी अपनी पत्नियों को नहीं हरा पाएगा। ऐसी थी मनुष्य की नियति। जबकि डेमियन ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करने के लिए गया था, एडिलेयर साम्राज्य के मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर लड़ाई हो रही थी। दो महिलाएं, दोनों अपने पशु रूप में वापस आ गईं। उन्होंने ससुराल वालों और शारीरिक शक्ति का सामना किया और अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। अंधकार और प्रकाश टकराए। मन की दो पूरी तरह से अलग अलग आवृत्तियां हवा में जल उठीं, असंख्य तरीकों से टकराती और एकत्रित हुईं। उनके शरीर आंख से देखने की गति से कहीं अधिक तेजी से चमक रहे थे। डेमियन के पूछने के बिल्कुल विपरीत उनके आसपास का वातावरण हर हलचल के साथ बिखर गया और टूट गया। हालांकि यह क्रूर नहीं था, बल्कि यह अपने आप में कुछ सुंदर था। उनकी लड़ाई एक नृत्य की तरह थी, जहां उन्होंने कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं से बाहर शक्ति का उपयोग नहीं किया। उन्होंने समान रूप से जटिल कानूनों के साथ कानूनों का मिलान किया, और हर बार जब उनकी लड़ाई का पैमाना बढ़ता था, तो यह इतनी तरलता के साथ होता था कि किसी को भी विश्वास हो जाता था कि उनके संघर्ष का पूर्वाभ्यास किया गया था। जितना अधिक उन्होंने बातचीत की, उनका संबंध और अधिक स्पष्ट हो गया। इन महिलाओं के पास यह दावा करने का कोई तरीका नहीं था कि अब उनका कोई संबंध नहीं है। सवाल यह था, वह रिश्ता कहाँ था? ज़ारा की आंखें पक्की थीं। एलिया का संपूर्ण अस्तित्व प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने अन्य सभी पहलुओं की उपेक्षा करते हुए केवल आभा में लगभग पवित्र थी। फिर भी क्यों? मैं उससे नॉक्स मैना क्यों महसूस कर सकता हूँ? यह मामूली और लगभग ध्यान देने योग्य नहीं था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपने राक्षसी प्रोविडेंस का सामना किया था, ज़ारा अपनी धारणा के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थी। एलिया किसी तरह नॉक्स से संबंधित थी, और सिर्फ किसी नॉक्स से नहीं, बल्कि उन्हीं नॉक्स प्राणियों से ज़ारा का संबंध था। हालांकि इस समय कुछ भी पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी वास्तविक उत्पत्ति क्या थी। इसका पता लगाने का एकमात्र तरीका 10,000 वर्ष या उससे अधिक पीछे जाना था। उस समय की बात है जब नॉक्स एपिरॉन पर आक्रमण कर रहे थे। उनकी लड़ाई शुरू हुए 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। डेमियन ने पहले ही रोज को खुश करना समाप्त कर लिया और उनकी जांच करने के लिए उनके पास आया। यह एहसास होने पर उन्होंने अपनी इंद्रियों को संसार में डुबो दिया। यदि यह अतीत की यादें थीं, तो एक इकाई थी जो उसे ब्रह्मांड में किसी से भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखा सकती थी। मास्टर, अपना दिमाग तैयार करें। अब मैं तुम्हें पिछले युग में ले जाऊंगा।